आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट की जो मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ है, इसमें रिवर्स में हम लोग चल रहे हैं। नवंबर 2020 की ये सीरीज़ चल रही है, थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोगों ने ये GS1 का पूरा पेज यहाँ तक कवर कर लिया था। यहाँ आर्टिकल ये GS2 का जो ये वाला सेक्शन था ना, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने GS2 पूरा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन पेज के थोड़े से लास्ट के 3 छोड़ दिए थे क्योंकि ये GS3 के थे और लास्ट में थे, तो हमने सोचा कि चलो इसको थर्ड वीडियो में ही कवर कर लेंगे। आज थर्ड वाली में हम लोग GS3 पूरा निपटा देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 82 पे हम लोगों को जाना है। हमारा पहला टॉपिक वहाँ से स्टार्ट होगा। तो पेज नंबर 83 पे है, चलो कोई बात नहीं। GS3 का हमारा पहला टॉपिक है। पहले टॉपिक के अंदर वो क्वेश्चन है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ क्या होती हैं। इसमें माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ी सी बात है। तो ये न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि जो शेयर है ना NBFCs वगैरह का अपने ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, वो कुछ 30% से ज़्यादा थोड़ा सा डाउन आ गया था। ठीक है, और ये होती क्या है एक्चुअल में NBFC और MFIs। NBFCs के टाइप जो होते हैं ना, वो बेसिकली दो होते हैं। एक होता है लाइबिलिटीज़ के बेस के ऊपर और दूसरा होता है एक्टिविटीज़ के बेसिस के ऊपर। लाइबिलिटीज़ आप समझते हैं ना, दो तरह की चीज़ें होती हैं। तो लाइबिलिटी होता है एसेट। एसेट का मतलब होता है कि जैसे आप किसी को अगर लोन दे देते हो, ठीक है, तो वो आपका एसेट होगा। क्यों? क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है। जब वो रिटर्न में आएगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आएगा। लेकिन अगर आप लोन लेने वाले होते हो तो जो लोन आपने लिया होता है वो आपके ऊपर क्या है, एक लायबिलिटी है, आपके ऊपर एक उत्तरदायित्व है कि आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज़ के बेसिस के ऊपर दो तरह की होती हैं, डिपॉजिट जो एक्सेप्ट कर लेती हैं और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, क्या, NBFCs। एक्टिविटीज़ के बेसिस के ऊपर जाते हैं तो अलग अलग टाइप की इनमें कैटेगरीज बन जाती हैं फर्दर। ये आप लोगों को स्टैटिक में ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो NBFC MFI ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती हैं। ठीक है, और जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट है उसके सेक्शन 25 के अंडर आती हैं। लेकिन इनको क्वालिफाई करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि पहला तो ये कि इनका जो मिनिमम जो नेट ऑन्ड फंड है वो 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन उसमें एक्सेप्शन है, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर है तो वहाँ पर सिर्फ 2 करोड़ तक चल जाएगा। फिर इनके जो टोटल नेट एसेट्स होते हैं उसमें से एटलीस्ट 85 जो है वो क्वालिफाइंग होने चाहिए। अब क्वालिफाइंग क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि नेट एसेट क्या होता है। ठीक है, एसेट का मतलब वो होते हैं कि जो कैश आपका हटा दो बैंक उसका, फाइनेंसिंग कंपनी का उसका बैंक बैलेंस हटा दो और उसके मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है बॉन्ड वगैरह सब हटा दो। उसके अलावा जो भी बच जाता है वो सारा का सारा उसका नेट एसेट में आता है। ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट क्या हो गया, दोज एसेट्स विच हैव अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू बी रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ और सेल। ये वो वाले एसेट्स होते हैं जिनके लिए एक टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है, उसके बाद ही इनको यूज़ किया जाएगा सेल के लिए। बेसिक सी डेफिनेशन है, वैसे कहीं आएगी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन ये तो पता होना चाहिए आपको। हरियाणा में एक बिल है, ठीक है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 का, वो पास हुआ है। अगर आप हरियाणा स्टेट के हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। आपके स्टेट के स्पेसिफिक अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल्स कैंडिडेट बिल है, वहाँ पर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्राइवेट सेक्टर में, ध्यान देना प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट वाली जॉब। आप जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो UPSC की, ये पब्लिक सेक्टर जॉब है। ठीक है, हरियाणा ने जो बिल पास किया है वो किया है प्राइवेट कंपनीज़ के लिए। की प्रोविजंस क्या होंगे, उन्होंने कुछ सेक्टर किए हैं वहाँ। अच्छा, हरियाणा में वो 75% रिजर्व करेंगे, मतलब क्या है कि हरियाणा में जो भी प्राइवेट कंपनी होंगी, मान लो एक प्राइवेट कंपनी X है, इस प्राइवेट कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, ये प्राइवेट है, तो वो ये कह रहे हैं इसमें से 750 जो लोग होंगे वो हरियाणा के हरियाणा के ही रेजिडेंशियल होने चाहिए। स्टेट सिटीजनशिप उनके पास हरियाणा वाली होनी चाहिए। ये बिल लेके आएंगे। की प्रोविजंस क्या है, प्रावधान क्या है बिल के। कुछ कंपनियां, अगर किस किस सेक्टर में उन कंपनियों की बात कर रहे हैं, जो भी सारी कंपनियां सोसाइटीज़ हैं, कोई ट्रस्ट है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर, ठीक है, और कोई भी पर्सन है जो एम्प्लॉय करता है 10 या फिर 10 से ज़्यादा को, ठीक है, और कोई एंटिटी है जिसको नोटिफाई किया गया गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम, ये सब के सब इसमें कवर हो जाएंगे। एक्सक्लूड किसको किया गया है, इट शैल नॉट इंक्लूड द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय द सेंट। कोई भी ऐसी कंपनी वगैरह जिसको ओन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसको इंक्लूड नहीं किया है। कौन से लेवल की पोस्ट होगी जहाँ पर आप रिजर्वेशन दिलवा रहे हो, पोस्ट वेयर द ग्रोस मंथली सैलरी और वेजेस आर नॉट मोर देन 50,000। वो जगह जहाँ पर सैलरी 50,000 से ज़्यादा नहीं है, वो सारी की सारी इसमें कवर हो गई हैं। या फिर कोई गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया हुआ हो टाइम टू टाइम, वो सारी एक्सक्लूड हो जाएंगी।
एग्जाम्पशन किसको दिया गया है? अगर जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो कंपनी में जो आपको जॉब देने वाला होता है वो क्लेम करता है कि जो एडिक्वेट नंबर ऑफ लोकल कैंडिडेट्स गए हैं उनके पास अप्लाई करने के लिए 75% रिजर्वेशन में, उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल होती है काम करने की वो नहीं है या फिर वो क्वालिफाइड नहीं है, वो प्रोफिशिएंट नहीं है, तब उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी कि ठीक है अब आप 75% का रिजर्वेशन को कंडीशन बेसिस के ऊपर कम कर सकते हो। अगर एम्प्लॉयर जो होगा कोई ऐसी गलत चीज़ें करेगा, ठीक है, और बचने की कोशिश करेगा, झूठ बोलेगा या फिर ऊपर के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो अप टू 5 लाख तक का उसको फाइन लग सकता है। तो इससे कंसर्न क्या कुछ जताए जा रहे हैं? पहला कंसर्न तो ये था, हरियाणा बिल को बोला गया था कि आप आर्टिकल 16 को वायलेट कर रहे हो। हरियाणा की गवर्नमेंट ने क्या क्लेम किया कि जो आर्टिकल 16 है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, लेकिन हम जिस बिल के बारे में बात कर रहे हैं ये तो प्राइवेट सेक्टर का है। यानी कि बिल, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन है ना वो गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है रिजर्वेशन का, इक्वालिटी का। प्राइवेट सेक्टर में कोई इक्वालिटी का कोई गारंटी नहीं मिलती वो। बिसाइड्स उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री के फेवर में नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं, अगर मतलब फियर वगैरह हैं, कुछ टेंशन है, वरी, एप्रीहेंशन मतलब होता है कुछ चिंताजनक बातें हैं कि अगर हरियाणा इस तरह की रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करता है तो बाकी जो स्टेट्स होंगे वो भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे और पूरे कंट्री के अंदर एक केओस क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट को लेकर। हालांकि इससे पहले आंध्र प्रदेश ने भी डिसीजन लिया था कि 70% रिजर्वेशन देंगे लोकल कैंडिडेट्स को, और ये चैलेंज किया गया था वहाँ के हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया था। PIL स्कीम, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वर्ड को समझने की कोशिश करो। प्रोडक्शन जो आप उत्पाद कर रहे हैं उसके साथ लिंक करके आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, ऐसी एक स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनवील किया है एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्यों? ताकि अपनी कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक मतलब अपनी कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग का जो इन्वेस्टमेंट है 10 से ज़्यादा सेक्टर्स के अंदर, जिसका आउटले कुछ 1.46 लाख करोड़ का है, अगले 5 सालों तक के लिए इतना वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि वो आपको कंपनी के बारे में बोलेंगे भाई इतना आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप इसका इतना परसेंटेज तक ऊपर बेनिफिट करोगे, उसमें 6% हम आपको इंसेंटिव देंगे। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो शायद अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम बेस ईयर मान के चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी बेस ईयर है, 2020 है, इसको बेस ईयर मान लिया, ठीक है। अब जो इंसेंटिव होंगे वो इंक्रीमेंटल होंगे, ठीक है, वो भी समझाएंगे। अब पहले बोलते हैं कि इस 2020 में उस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए के जो गुड्स वगैरह थे वो बनाए, ठीक है। अब इस कंपनी ने 1100 करोड़ में वो चीज़ें बेच दी, ठीक है। अब इस कंपनी को फ़ायदा कितने का हुआ? 100 करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आपका बेनिफिट हुआ है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको 6% का इंसेंटिव देगी, यानी कि गवर्नमेंट आपको 6 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी अपने बजट से। तो इससे क्या होगा, कंपनीज को लगेगा कि यार हम लोग, और ये उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तक वो फिर थोड़ा इंक्रीमेंटल होगा, लेकिन ये 6% से फिर थोड़ा सा कम होकर के 4% तक चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि 6 करोड़ रुपए मिल जाना एक कंपनी को छोटी बात थोड़ी है। ये रीज़न क्या है उनको ये सब करने का, ताकि अपनी कंट्री के अंदर ही जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ जाए। कौन से सेक्टर्स हैं? फूड प्रोसेसिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, स्पेशलिटी स्टील, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, वाइट गुड्स, एयर कंडीशन, LED एट्सेट्रा, ठीक है। नोटिफाइड किया गया था 1 अप्रैल को, और ये किस चीज़ का पार्ट है? नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने पहले भी कहा था नेशनल लेवल की टाइप की कोई भी स्कीम पॉलिसी उनको डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, विकास पीडिया पे जाके। इन्होंने प्रपोज किया फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमारी बूस्ट हो जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन के अंदर, ठीक है। अचीव क्या करना चाहते हैं? हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं। अब लोगों में कॉम्पिटिशन होगा कि भाई मेरा ज़्यादा बेनिफिट होगा तो गवर्नमेंट से मुझे पैसा लगेगा, तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। क्रिएटिंग इकोनॉमीज ऑफ सेल, ठीक है। इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी पार्ट है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं कोर मैन्युफैक्चरिंग में, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ। अब कंपटीशन होगा तो लोग सोचेंगे मैं ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आऊँ मार्केट में ताकि मेरी ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा मुझे बेनिफिट हो। कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके कारण क्या होगा? लिफ्ट एक्सपोर्ट। जितना ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। RBI का डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, पहले शब्दों को समझने की कोशिश करो। डेट मतलब कर्जा, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब उसको दोबारा से फॉर्म करना, उसके लिए RBI ने एक स्कीम निकाली है, ठीक है। यानी कि कोविड-19 को लेकर के जो सारी प्रॉब्लम आ रही थी ना, लोगों को लोन किया, क्योंकि बिज़नेस बंद हो गया था तो लोग लोन चुकाएं कहाँ से?
तो उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने के लिए, रीस्ट्रक्चर मतलब क्या करेंगे, कमेटी बिठाएंगे, कमेटी डिसाइड करेगी भाई पहले कंडीशन ये थी, मान लीजिए पहले था कि 100 रुपये के ऊपर 6% ब्याज था, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। तो रीस्ट्रक्चर में वो क्या करेंगे, हो सकता है 6% को 7% कर दे, हो सकता है 6% को 3% कर दे। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन आ गई थी, बिजनेस जो था वो डिसरप्ट होता नजर आया था, इकॉनमी जो थी वो नीचे की तरफ चली गई थी। तो आरबीआई ने एक स्कीम निकाली है इस चीज़ के लिए। एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उन्होंने कहा था कि 99% जो कंपनीज है, ठीक है, जिनको वो रेट करता है क्रिसिल, दे आर अनलाइकली टू ऑप्ट फॉर द वन टाइम डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। यानी कि बहुत मुश्किल है कि वो वन टाइम डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के लिए ऑप्ट करेंगी। अब ये फाइंडिंग किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, उन्होंने एक एनालिसिस किया था 3523 नॉन एमएसएमई का, ध्यान देना उन्होंने जो एनालिसिस किया था वो नॉन एमएसएमई का किया था। अब दिस इज डिपॉजिट 2/3, this is despite the 2/3 of the rated entities being eligible for restructuring based on the parameters proposed by केवी कामत कमेटी। केवी कामत कमेटी ने जो रिपोर्टिंग थी, एक उन्होंने भी कमेटी बनाई थी इसी चीज़ के लिए, उन्होंने जो पैरामीटर्स वगैरह बनाए थे। अब ये उसके उन्होंने कहा था कि जो 2/3 है ना रेटेड एंटिटीज़, वो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब कि उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि भाई इस पर्टिकुलर कंपनी का जो लोन है उसी को हम लोग चेंज करेंगे उसके लिए कंडीशंस वगैरह। तो केवी कामत कमेटी ने कुछ 2/3 के आसपास बनाया था, ये लोग कुछ ज़्यादा अलग रेशियो बता रहे हैं क्रिसिल वाले। तो इसी के ऊपर थोड़ी सी न्यूज़ है। इम्प्रूविंग बिजनेस सेंटिमेंट एंड द ऑनगोइंग ग्रेजुअल सेरेमनी हैज़ मिनिमाइज द नीड द अवेल ऑफ, छोड़ो ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड की बात करते हैं। इसी साल 2020 में ही अगस्त में ही आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी जिसको केवी कामत हेड कर रहे थे कि भाई कोविड-19 के कारण जो भी हम लोगों को नुकसान हुआ है कंट्री में इकॉनमी का, तो लोन्स को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। कमेटी को बोला था आप कुछ पैरामीटर्स बनाओ, वन टाइम एक बारी में रिस्ट्रक्चर करेंगे कॉर्पोरेट लोन्स को। कॉर्पोरेट लोन्स की जो वैल्यू होती है बहुत हाई होती है, ठीक है। तो कमेटी ने क्या कुछ रिकमेंडेशन बनाए, उन्होंने कहा ग्रेडेड अप्रोच यूज़ करो, ठीक है। जो आप रिस्ट्रक्चर करोगे ना वो स्ट्रेस्ड अकाउंट्स को करो, ठीक है। आप ये सीवियरिटी चेंज करो, चेक करो कि भाई कौन कितना ज़्यादा किस पर्टिकुलर लोन को कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा क्लासीफाई कर दिया था अकाउंट को, एक माइल्ड है, एक मॉडरेट है, एक सीवियर है, कम मध्यम और अधिक करके ऐसे अकाउंट्स को कैटेगराइज किया, इसको बोलते हैं ग्रेडेड अप्रोच। फिर उन्होंने 5 फाइनेंशियल मैटर्स निकाले, ठीक है, हेल्थ सेक्टर के स्पेशली जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, एडजस्टेबल टेंजिबल ग्रोथ, डीएससीआर करके ये उन्होंने ऐसे 5 फाइनेंशियल पैरामीटर्स निकालते हैं। ये बिल्कुल भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 26 सेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, इसमें ऑटो, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, पावर, रियल एस्टेट एट्सेट्रा। अब देखो 26 के 26 नाम याद नहीं करने पर आपको इतने मेजर तो नाम याद होंगे ना कि ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये हैवी लोन्स लेते हैं। अब रिकमेंडेशंस के लिए एप्लीकेबिलिटी क्या है, कमेटी को करना था, स्क्रूटनाइज करने का काम दिया गया था, वो 1500 करोड़ से ऊपर के लोन्स तक का दिया गया था। अब जो रिजोल्यूशन है इस फ्रेमवर्क के अंडर वो एप्लीकेबल है सिर्फ उन बोरोवर्स को जिनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है कोविड का। ऐसा नहीं है कि इकॉनमी नीचे चलेगी तो आपका बिजनेस लोन ख़राब हो गया तो भी आप आ जाओगे रिस्ट्रक्चर करवाने, नहीं। सिर्फ उनका वो चेक करेंगे, उनके पास अपनी एक पैरामीटर्स होते हैं, चेक करेंगे कि जिनके अंदर रिक्वायरमेंट है वो कोविड बेस ही होनी चाहिए। ओनली दोज बोरोवर्स जिनको क्लासीफाई किया गया कि वो स्टैंडर्ड हैं और विद एरियर्स हैं, यानी कि उन्होंने कुछ पैसा वैसा लिया हुआ है, जिनका लेस देन 30 डेज़ का पेंडिंग था मार्च 1, 2020 तक, सिर्फ वही एलिजिबल होंगे इस फ्रेमवर्क के लिए। ये कुछ कंडीशंस हैं। तो इस तरह के मेजर्स को लेके आना नेसेसरी क्यों है और ये डेट की जो प्रॉब्लम है इतनी सीरियस क्यों है। कॉरपोरेट सेक्टर का जो डेट है ना वो तकरीबन 15 लाख करोड़ का है, वो स्ट्रेस में आ गया है, ठीक है, कोविड-19 जब इंडिया में आया था उसके बाद से। हालांकि एक दूसरा भी है 22 लाख करोड़ का, वो ऑलरेडी पहले से ही स्ट्रेस में था पेंडेमिक से पहले ही, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव मतलब ये होता है कि 37 लाख यानी कि 72% जो हमारे बैंकिंग सेक्टर का जो डेट है इंडस्ट्री का वो अभी स्ट्रेस के अंदर है। 37 लाख विच मेक्स इट ऑलमोस्ट 72%। अब ये जो टोटल नॉन फूड बैंक क्रेडिट है उसका 30% है, 37%। ये डेटा बहुत अच्छा है, नोट डाउन कर लो। इसके बिसाइड्स कुछ कंपनीज़ हैं कुछ सेक्टर में जैसे कि रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रोड, टेक्सटाइल, ये भी स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। सेक्टर्स दैट हैव बीन अंडर स्ट्रेस प्री कोविड, उसमें एनबीएफसीज हैं, पावर, स्टील, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें। प्राइवेट सेक्टर के बैंक के अंदर रिफॉर्म,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ग्रुप बनाया था IWG, इंटरनल वर्किंग ग्रुप नाम के। क्यों? वो एक्सटेंट ऑनरशिप गाइडलाइंस रिव्यू करेगा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए। यानी कि कॉर्पोरेट के जो बैंक्स होते हैं, प्राइवेट के जो बैंक्स होते हैं, उनकी ऑनरशिप कौन कौन कर सकता है, कितने परसेंटेज उसके ऑनर के पास होने चाहिए, कितना परसेंट शेयर किसी और के पास होना चाहिए, इन सब की कुछ गाइडलाइंस हैं। उन सब के रिव्यू करने के लिए RBI ने बोला कि ग्रुप बनाते हैं और देखते हैं कि ज़रूरत है कि हमको कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह की जो बैंकिंग की जो ऑनरशिप होती है उसको चेंज करने की। इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर प्रसन्न कुमार मोंटी, जो कि डायरेक्टर हैं किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI की। टर्म ऑफ रेफरेंस में इनको इंक्लूड किया गया था। रिव्यू करेंगे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिविजुअल का या फिर कोई एंटिटी अगर वो बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है तो उसकी क्या कुछ गाइडलाइंस है, इसको चेक करते हैं क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेफर्ड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स, ताकि जो नॉर्म्स वगैरह हैं उनकी हार्मोनाइजेशन हो। रिव्यू ऑफ नॉर्म्स लॉन्ग शेयर होल्डिंग, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग इन बैंक्स बाय द प्रमोटर्स एंड अदर शेयर होल्डर। प्रमोटर का वर्ड का मतलब समझ जाना पहले ही, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। प्रमोटर का मतलब होता है कि जो उसका ऑनर होता है, एक्चुअल ऑनर होता है। और बाकी शेयर होल्डर मतलब भाई जैसे RBI मान लो एक कंपनी है, ए कंपनी, ठीक है। अब नहीं, मैं ये कंपनी क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि कोई एक XYZ करके एक बैंक है, ठीक है। अब इस बैंक में 30% जो है ये प्रमोटर का, यानी कि 30% इसका ओरिजिनल ऑनर है, ठीक है। और 20% है कोई एक कंपनी, मान लो फेसबुक ने भी इस बैंक में पैसा लगा रखा है, और मान लो 30% है, फिर एक 20% है। तो ये 20-30-20 वाले जो हो गए, ये कौन हो गए, ये इसके शेयर होल्डर हो गए। और ये प्रमोटर कौन हो गया, इसका एक्चुअल ऑनर हो गया। तो इन सब के रिगार्डिंग सारे के सारे जो रूल्स थे उन सबको चेक करेंगे। इस ग्रुप ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। उन्होंने कहा कि जो प्रमोटर का स्टेक है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, उसको 26% तक बढ़ा दो। अभी क्या है कि 15 साल के बाद, ठीक है, जो प्रमोटर्स होते हैं उनको सिर्फ 15% ऑनर ही रहना है अपने बैंक के अंदर, बाकी सारी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए और लोगों तक शेयर करो। ये कह रहे हैं कि 15 साल के लॉन्ग रन में इनका जो परसेंटेज है उसको 15% से हटा करके 26% कर दो। अगर आप एक्सिस बैंक का चेक करते हो ना अभी, तो एक्सिस बैंक में जो प्रमोटर्स का है वो 14.4 समथिंग चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे बैंक्स का बढ़ा करके इसको 26% कर दो, ठीक है। लार्ज कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, इनको अलाउ करो कि ये लोग प्रमोटर्स बने बैंक में। और लेकिन उसके लिए वो बोल रहे हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो हमारा 1949 का है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हमको करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि ऊपर से जो सुपरवाइज करने का मैकेनिज्म होता है ना इन बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स का, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो। फिर वो कह रहे हैं वेल रन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनका एसेट साइज 50,000 करोड़ से करोड़ तक का है और उसके ऊपर का है, इंक्लूड इन सबको कॉर्पोरेट हाउस में इंक्लूड कर लो, ठीक है। और इनको कंसिडर करो कि आप इनको बैंक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसमें कंडीशन लगा दो अगर ये 10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं तो, और जो भी डिलीजेंस क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तो। एज रिगार्ड्स नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग, उन्होंने जो नॉन प्रमोटर जो होते हैं उनकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि यूनिफॉर्म कैप लगा दो सबके ऊपर एक बार, मतलब ऐसा मत फिक्स, ऐसा ऊपर नीचे मत रखो कि कोई 50, कोई 30, कोई 20, यूनिफॉर्म सब में सेम कैप लगा दो 15% की पेड अप वोटिंग इक्विटी की। जो पेमेंट्स बैंक होते हैं वो अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 3 ईयर्स तक का, उस अगर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है 3 साल से ऑपरेट कर रहा है तो उसको पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दो। ये 3 साल का रिड्यूस करने को बोला है। अभी वो कह रहा है अगर 5 साल से वो ऑपरेट कर रहा है तो उसको बैंक में कन्वर्ट कर सकते हो, अब उन्होंने 3 के लिए बोल दिया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक है उनको लिस्ट करेंगे विद इन 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीचिंग नेट वर्थ इक्विवेलेंट, ठीक है यार। अब मिनिमम इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट लाइसेंसिंग न्यू बैंक की है उसको एनहेंस कर दो। 5, यानी कि नए बैंक का लाइसेंस लेने के लिए कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, वो कह रहे हैं उसको बढ़ा दो। अभी 500 करोड़ है उसको 1000 करोड़ कर दो यूनिवर्सल बैंक के लिए, और जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है उसका 200 करोड़ अभी उसको बढ़ा के 300 करोड़ कर दो। बस इस तरीके से इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। अब मैंने आपको मेन बता दी हैं, याद तो देखो आपको ये रखनी पड़ेंगी क्योंकि रिकमेंडेशंस कमेटी के वगैरह के क्वेश्चन मेंस में डायरेक्ट आते हैं। करंट अकाउंट्स सरप्लस लाइकली, इंडिया में रिकॉर्ड अ करंट अकाउंट सरप्लस इन फाइनेंशियल ईयर 20। अब सरप्लस का मतलब क्या होता है, अधिक, डेफिसिट मतलब कमी, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। दिस इज बिकॉज देर इज मॉडरेशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यू टू अंडर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी दैट इज ट्रिगर्ड बाय द कोविड-19 क्राइसिस। अब वो यहाँ पर यही बता रहा है कि बॉन्ड क्या होते हैं और कौन इशू करता है वगैरह क्या क्या। सेंट्रल बैंक इशू करते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है, जो इन्वेस्टर होता है वो पे करता है इंटरेस्ट बोरोवर को। अब उल्टा हो रहा है, यहाँ पर होगा क्या, चाइना ने क्या किया है कि ये सारे के सारे कहाँ पे लगाए हैं, यूरोप के मार्केट में लगाएंगे, ठीक है।
थोड़ा ध्यान से समझना, चाइना ने बोला है कि भाई ये लो 1000 रुपये का बॉन्ड, ठीक है, और सर्टिफिकेट हम आपको देते हैं, आप हमको 1000 रुपये दो, हम रिटर्न आपको कितना करेंगे, 900 रुपये करेंगे। वही चीज़ नेगेटिव में दे रहा है, परसेंटेज इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, लेकिन मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अलग अलग ईयर में दिए, मान लो 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, ठीक है। और 5 साल वाले में वो बोल रहा है कि आप हमें 1000 रुपये दो, यूरोप के इन्वेस्टर्स को बोला चाइना ने, और हम आपको कितना देंगे वापस, 900, यानी कि आपको 100 रुपये का नुकसान होगा। तो चाइना ने नेगेटिव यील्ड बॉन्ड दिया है। 10 वाले में उसने कहा कि हाँ ठीक है 1000 दोगे थोड़ा सा फ़ायदा कर देंगे, 1010 रुपये दे देंगे। 15 वाले में बोल रहे हैं और थोड़ा सा फ़ायदा कर लोगे, 1050 रुपये ले लो, ऐसे करके बोला है। लेकिन यहाँ पर चाइना ने थोड़ा सा नुकसान वाला उठाया है। ताज्जुब की बात यह है कि सारे के सारे बॉन्ड्स होते हैं ना, ये अपने आप से दुगनी परसेंटेज से ज़्यादा की, इन्होंने कुछ 4% के आसपास का था, 16-18% के आसपास लोगों ने इसके अंदर ये बॉन्ड खरीद लिए, यानी कि 4 गुना ज़्यादा लोगों ने इनके बॉन्ड खरीद लिए थे। कारण क्या होता है, सिंपल सा, यूरोप के अंदर जो फ़िलहाल इकॉनमी जो हिली हुई है ना, वहाँ की जो कंडीशन चल रही है इकॉनमी की, वो ये है कि अगर वहाँ पर एक इंसान 1000 रुपये इन्वेस्ट करेगा ना, उसको रिटर्न मिल रहा है 700, ठीक है। लेकिन चाइना क्या ऑफर कर रहा है, चाइना बोल रहा है 1000 रुपये इन्वेस्ट करोगे वापस मिल जाएंगे 900। तो उनको फ़ायदा हो रहा है चाइना के साथ, और चाइना को क्या फ़ायदा मिल रहा है कि भाई ठीक है सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, इनसे पैसा ले लेते हैं, यूज़ करेंगे, इतने सालों में पैसा इनका रिटर्न कर देंगे। वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि ठीक है भाई घर में पैसा पड़ा ही है, यहाँ पे यूरोप में लगाएंगे मार्केट में, घर में रख नहीं सकते इतना, या फिर जहाँ भी इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर इंसान इन्वेस्ट करता है वो पैसा रखता नहीं है, वो सोचता है कि यूरोप में करूँगा तो 700 रुपये मिलेंगे, चाइना में कर देता हूँ तो 900 रुपये मिलेंगे। और नुकसान तो मेरा तब भी हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है, लेकिन चाइना के साथ कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, नुकसान मेरा कंपेरेटिवली कम हो रहा है। ये होता है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। ये तुम्हारी न्यूज़ थी, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया है। कुछ टॉपिक होते हैं ऐसे यूँ ही समझाने पड़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट जो है 120% पहुँच गया अपने एनुअल टारगेट का। फिस्कल डेफिसिट मैंने अभी भी बताया था, ठीक है। 1000 रुपये गवर्नमेंट टैक्स से कलेक्ट करती है, लेकिन 1200 का खर्चा हो जाता है, तो गवर्नमेंट के पास क्या हो गया, 200 रुपये का फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब 200 रुपये की अगर 1000 रुपये के ऊपर आप परसेंटेज निकाल दो तो कितना बनता है, 20% बनता है, नहीं कितना, हाँ 20% ही तो बन गया। 200 रुपये का 1000 रुपये पे कितना परसेंट बन गया, 20%। तो 20% क्या है, फिस्कल डेफिसिट। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो अपने आप का 120% पहुँच गया है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मान लो गवर्नमेंट ने 1000 रुपये लिए थे, ठीक है, 20% पहुँचने का मतलब कितना हो गया है, 2400। 1000 रुपये गवर्नमेंट के पास टैक्स से इकट्ठा हुआ, खर्चा कर दिया सरकार ने 2004। अब मैं 100 रुपये के हिसाब से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझोगे। सरकार के पास टैक्स से आए 100 रुपये, सरकार ने खर्चा कितना कर दिया, 240 रुपये का, ये बन जाता है इसका 120%। तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। और ये हुआ क्यों है, ये सारा कोविड वगैरह के कारण, इतने बड़े बड़े पैकेज निकालने के कारण। अब इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो फर्दर वाइड हो गया है, 9.53 लाख करोड़ हो गया है, या फिर उसको बोल सकते हो क्लोज टू 120% समथिंग बजट का एस्टीमेट, और जो करंट फिस्कल है उसके एंड ऑफ अक्टूबर में। इसके पीछे के कारण क्या बताए जा रहे हैं, जो डेफिसिट वाइडेंड हुआ है वो पुअर रिवेन्यू रियलाइजेशन के कारण हुआ है, ठीक है। वही सब रिवेन्यू वगैरह कलेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है, कोरोना वायरस है, इन्फेक्शन है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी सारी इम्पेक्टेड हैं, इसलिए रिवेन्यू रियलाइजेशन नहीं हो रहा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बता दिया, इम्पैक्ट क्या होता है इसके कारण रेशियो बहुत हाई हो जाने के, ये तो सब पढ़ा ही चुका हूँ पिछले टॉपिक में भी। एक्सेप्टेबल लेवल कितना होता है, एज सच कुछ फिक्स नहीं होता, लेकिन हमारा जो FRBM एक्ट है 2003 का, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसने कहा था कि फिस्कल डेफिसिट हमको अपना तकरीबन 3% GDP से 3% नीचे रखना चाहिए, एक आइडियल टारगेट माना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली किसी भी गवर्नमेंट ने इस टारगेट को अभी तक अचीव नहीं किया है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने माना हुआ है कि इतना रख सकते हैं। आई थिंक मैंने इकॉनमी के टॉपिक्स काफ़ी आसान करके समझा दिया आप लोगों को। बताना मुझे ज़रा कमेंट में कि अगर ये चीज़ें आसान हो पाई या नहीं हो पाई। समझ में तो मैं ऐसे ही समझाऊंगा, याद तो तुम्हें जो डिटेल में करना है वो तो खुद ही करोगे। मूव टू अलाउ कॉर्पोरेट्स टू सेटअप बैंक्स अट्रैक्ट फ्लैग, मतलब कि गवर्नमेंट का, जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की थी ना वो इंटरनल वर्किंग ग्रुप के बारे में, कि भाई कॉर्पोरेट्स का प्रमोटर को इतना परसेंटेज कर दो, इतना वो कर दो, वही उसी के ऊपर है ये न्यूज़। उन्होंने कहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा इशू आया था फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन जी का, और जो पहले के डिप्टी गवर्नर हैं वायरल आचार्य, इन सब ने कहा है कि थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप बैंकों को जो कॉर्पोरेट दे रहे हो ना, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ा रहे हो, ये अब क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या नौबत आ गई है, क्या छुपा रहे हो पब्लिक से। उन्होंने इस तरीके से इसको बोला है, क्योंकि इस कमेटी, उन्होंने कहा इस ग्रुप को ऐसा क्या नज़र आ गया कि ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट को दे दो बैंक्स, ठीक है, इसी कारण। तो इसमें न्यूज़ में ऐसा कुछ है नहीं खास बताने का, उन्होंने ये ऊपर टाइटल की बता रहे ना,
अगर आप ऐसा कुछ मूव लोगे उसके कारण क्या आएगा, अट्रैक्ट्स फ्लैग। तो यही सब चीज़ें इसमें मैं क्या पढ़ाऊँ आपको। रिकमेंडेशंस क्या कुछ आई थी, उन्होंने कहा था कि प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा बड़ा रोल प्ले करेंगे। गवर्नमेंट ऑन बैंकिंग सिस्टम टेंड्स टू बी मोर फाइनेंशियली स्टेबल बिकॉज ऑफ, वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो स्टेबल सिस्टम होता है थोड़ा सा स्टेबल होता है, प्राइवेट के दोगे तो वहाँ पर रिस्क वगैरह हो जाएगा। बस यही चीज़ है, मैंने वो पढ़ा दिया आपको ऊपर, उसका ही कनेक्टेड न्यूज़ है। इनसाइट में थोड़ा सा ये नुकसान होता है कि वो सेग्रीगेट कर, वो मतलब कंपाइल नहीं करते अच्छे से, वो एग्जैक्टली जो पढ़ाया था वो 3 दिन न्यूज़ चल रही थी वो आर्टिकल 3 बार दे देंगे। विजन का ये फ़ायदा होता है, इसलिए विजन की मैगजीन 15 दिन लेट आती है। वो जो टॉपिक रिपीट होता है 4-5 बार वो उसको एक बार सिंगल टाइम में दे देते हैं रिटर्न करके। ये पढ़ते हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा कि वो प्लान कर रहे हैं अपने पोलावरम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, कब तक, 2022 तक, खरीफ सीज़न के अंदर। ठीक है, खरीफ सीज़न मतलब ये जो साल में जो पहले वाला था। अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, दिसंबर नवंबर वाला, रबी क्रॉप का। ठीक है, और 6 अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनके, उसके नाम क्या है, नाम एक बार पढ़ लेते हैं। वाम सदरा उसका फेज़ 2 है, वाम सदरा नागावली लिंक, ओक टनल 2, वेल्लुगोंडा फेज़ 1, निल्लौर और संगम बैरेज है। ये 2020 और 21 के हैं। Please try to have an overview of the important irrigation projects and river across which they are being built. Also locate them on the map. वही कह रहा है भैया, इनका मैप के ऊपर देख लेना कौन सी रिवर के ऊपर है, उस रिवर का ओरिजिन, रिवर की ट्रिब्यूटरी, और रिवर कहाँ पर ड्रेन होती है, रिवर का माउथ कहाँ पर है, ये सब चीज़ें। अभी पोलावरम प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, डैम है जिसको बना रहे हैं गोदावरी रिवर के ऊपर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इंटर बेसिन ट्रांसफ़र करेंगे कृष्णा रिवर के बेसिन में। कैसे, अपनी उसकी उसी की डैम की जो राइट साइड की कैनाल होगी ना उसके थ्रू। ये जो रिजर्वेयर है ये छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के स्टेट में भी स्प्रेड होगा। प्रोजेक्ट अपने आप में मल्टीपर्पज़ है, यानी कि इस प्रोजेक्ट से कई बेनिफिट होंगे। ठीक है, मेजर टर्मिनल रिजर्वेयर प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन भी होगा, हाइड्रो पावर भी देंगे और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस मिला था 2014 में आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन एक्ट के साथ। इसका डिज़ाइन चेंज हुआ था जब। मेगा फूड पार्क क्या है, इनॉग्रेट हुआ है पंजाब के अंदर। ठीक है, इसका तो मैंने माइंड मैप वगैरह उसमें तैयार कर लिए हैं मीन्स 365 के लिए। मेगा फूड पार्क स्कीम है क्या चीज़, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करती है मेगा फूड पार्क स्कीम कंट्री में 2008 से। इसका एम है एक मैकेनिज़्म बनाने का कि जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन हो रही है उसको मार्केट के साथ कैसे लिंक किया जाए। होता क्या है, यहाँ पर फार्मर्स को, जो प्रोसेसर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाते हैं। सिग्निफिकेंस, जो फूड पार्क्स होते हैं इसमें बहुत मेजर बूस्ट मिलता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, क्योंकि वो वैल्यू ऐड कर देते हैं, जिसके कारण फूड का वेस्टेज कम होता है हर एक स्टेज के ऊपर सप्लाई चेन के। और जो फोकस होता है वो पेरिशेबल्स के ऊपर होता है। पेरिशेबल मतलब ये वो वाले फूड होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, फंडिंग की बात करें तो मैक्सिमम जो ग्रांट है वो 50 करोड़ का दिया गया है एक फूड पार्क, मेगा फूड पार्क को सेटअप करने के लिए। मिनिमम 50 एकड़ का एक कॉन्टिग्यूस लैंड होगा। 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। कॉन्टिग्यूस का मतलब होता है कि एक जुड़ा हुआ लैंड चाहिए उनको साथ साथ, ये नहीं कि पार्क के लिए एक लैंड यहाँ है, एक लैंड यहाँ, एक लैंड यहाँ, नहीं, वो बोल रहे हैं कि कनेक्टेड हो पूरा, एक जो भी 50 एकड़ का एरिया हो वो आपस में थोड़ा कनेक्टेड हो पूरा का पूरा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया हुआ है जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। स्पेशल पर्पस व्हीकल होती क्या चीज़ है, कोई नहीं होती है कि वो एक स्पेशल टीम बना दी है, स्पेशल बॉडी बना दी है कि ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको ऑफिस दे देंगे, उनको एक एक्ट के अंदर रजिस्टर कर देते हैं, गवर्नमेंट का ही पार्ट होते हैं ताकि एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं। ठीक है, उनको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं कि अपना एक सेपरेट एसपीवी बनाएं इस मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये सब स्कीम की गाइडलाइंस वगैरह के अंदर होता है। अभी एक्सेप्शन है, तो ये स्कीम की एक्सेप्शन आपको मे बी किसी स्कीम का कोई क्वेश्चन बन जाए आपका प्रीलिम्स के अंदर और उसमें एक्सेप्शन पॉइंट आ जाए। न्यू यूएन अलायंस टू स्टाव ऑफ कैटास्ट्रोफिक फूड क्राइसिस। ठीक है, टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द कैटास्ट्रोफिक फूड क्राइसिस विच इज़ कॉज्ड बाय कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 के कारण जो भी फूड को लेकर एक क्राइसिस हुआ है, ठीक है, उसकी अर्जेंसी को ध्यान में रखते हुए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन की, उन्होंने फूड कोलिशन लॉन्च किया है। एक अलायंस है, एक संगठन है, इसको प्रपोज किया था इटली ने और इसको लीड करेगा FAO। ठीक है, इस अलायंस का संगठन का एम क्या है,
एग्रीकल्चर फूड सिस्टम को लेकर के रेजिलियंस में इंक्रीज़ करना और इंश्योर करना कि अच्छा क्वालिटी फूड सबको अवेलेबल हो। इटली और नीदरलैंड्स ने ऑलरेडी प्लेज ले ली है कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और टेक्निकल सपोर्ट देंगे इस सॉल्यूशन के लिए। ये जो अलायंस है एक नेटवर्क है ऑफ नेटवर्क्स का, मल्टी स्टेक होल्डर यानी कि बहुत सारे हिस्सेदार होंगे इसके अंदर। एक यूनिफाइड ग्लोबल एक्शन है, इंश्योर करेंगे कि फूड का एक्सेस हर जगह पर हो। एग्रीकल्चर के फूड सिस्टम को लेकर के रेजिलियंस थोड़ा बढ़ाएंगे। इस अलायंस के अंदर एक डिवोटेड ट्रस्ट फंड होगा, फंड मतलब जहाँ पर लोग पैसा से इकट्ठा करेंगे। एक वेब बेस्ड हब होगा जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को एक्सेस मिलेगा उस बास्केट के लिए, और प्रोजेक्ट फोकस्ड इंफॉर्मेशन डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और फंडिंग होगी, टाइप ऑफ असिस्टेंस जो भी रिक्वायर्ड होगी वो सारे के सारे इस फंड और वेब बेस्ड हब से होगी। इस अलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसोर्सेज को थोड़ा सा मोबिलाइज करेंगे, एक्सपर्टीज़ को मोबिलाइज करेंगे, इनोवेशन को मोबिलाइज करेंगे, ठीक है। एक जॉइंट और कोऑर्डिनेटेड कोविड-19 का रिस्पांस क्रिएट करना चाहते हैं। डायलॉग बढ़ाएंगे, बातचीत ज़्यादा करेंगे, नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। जो भी कंट्रीज अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करेंगे ताकि इस मोटिव को जल्दी जल्दी फुलफिल किया जाए। और वर्किंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्लान्स, प्रोग्राम्स, एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब ये सारे के सारे जो की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये आप एक जगह नहीं मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। जो लोग बोलते हैं ना कि ब्लूप्रिंट बनाते हैं मीन्स के आंसर राइटिंग के नोट्स के लिए, वो यही होता है। ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए 10-15, उनको याद कर लिए, हर क्वेश्चन में यही चिप देते हैं। तो ऐसे यूनिफाइड एफर्ट हमको क्यों चाहिए? ये अच्छा डेटा है। ग्लोबल फूड प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज इन अक्टूबर 5th कॉन्जिक्यूटिव मंथ में, क्योंकि पैंडमिक लग गया था। तो FAO ने डेटा दिया है। तो इवन दो जो फोरकास्ट है ग्लोबल सीरियल प्रोडक्शन का ये लो है, जो आउटपुट है 2020 का वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपने आप में थोड़ा हाई जाएगा। ग्लोबली ये फोरकास्ट किया है कि जो सीरियल होंगे, जो अनाज वगैरह होंगे, दाने वाने होंगे, पल्सेस वल्सेस, वो थोड़े से उनका प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन अभी देखा ये जा रहा है कि ऑल टाइम हाई जाने वाला है। कोविड-19 के कारण 132 मिलियन ज़्यादा ऐसे लोग हैं, ठीक है। द रैंक्स ऑफ द वर्ल्ड्स अंडर नरिश्ड इन 2020। अंडर नरिश्ड मतलब कि जैसे माल नरिश होता है ना, कुपोषित वगैरह, तो उस कैटेगरी में 132 मिलियन के आसपास लोग होंगे जो उस कैटेगरी में फेल करेंगे, गिर जाएंगे। अब ये ग्रेव चैलेंज है, पैंडमिक ने जो दे दिया है, ठीक है। तो जो हम लोग इरेडिकेशन करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे 17, उसमें जो इरेडिकेशन ऑफ हंगर है उसका 2030 का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ये यूनिफाइड एफर्ट जो है बहुत काम आने वाला है। यूनिक मैरीटाइम क्लस्टर कमिंग अप एट गिफ्ट सिटी इन गुजरात। यूनिक मतलब अपने आप में अनोखा, अलग से, ऐसा कोई ना हो दूसरा। मैरीटाइम मतलब ओशन को लेकर के, ठीक है। क्लस्टर मतलब एक ग्रुप होता है, गिफ्ट सिटी में सेटअप करेंगे गुजरात के अंदर। गुजरात का जो मैरीटाइम बोर्ड है वो ट्राई कर रहा है डेवलप करने का एक मैरीटाइम क्लस्टर गिफ्ट सिटी के अंदर, स्टेट के कैपिटल गांधीनगर में। तो जो उनका सब्सिडरी गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके साथ और डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ, GPIDCL, जो पूरा का पूरा एक है, इसके थ्रू। मैरीटाइम क्लस्टर का मतलब क्या होता है? एग्लोमरेशन होता है, यानी कि एक कलेक्शन होता है, उसमें फर्म्स होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे, बिजनेस होंगे मैरीटाइम सेक्टर के, जो जोग्राफिकली बहुत पास पास लोकेटेड होंगे, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए नया है, लेकिन ऐसे जो क्लस्टर्स हैं वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पोर्ट्स के ऊपर हैं वर्ल्ड के अंदर, रॉटरडैम, सिंगापुर, हांगकांग, ओस्लो, शंघाई, लंदन। यूनिक इंस्टीट्यूशंस कौन से होंगे गुजरात के मैरीटाइम क्लस्टर में? गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी वहाँ पर। इसके अंदर एक ADR होगा। ADR मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में बताया था क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो मैंने आपको आर्बिट्रेशन और रिकन्सिलिएशन के बारे में बताया था ना, ऑर्डिनेंस के बारे में, उसमें उस टाइम बताया था मैंने आपको ये। तो जो लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे वीडियो उनको समझने में परेशानी नहीं होगी। सेंटर, ये जो पूरा का पूरा एक मैरीटाइम क्लस्टर होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा इंडियन प्लेयर्स के लिए, ठीक है। सीकिंग टू अवॉइड अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑल्टरनेट डिस्प्यूट हब्स। तो वही कह रहे हैं, इस क्लस्टर के अंदर जब हम अपना खुद का ADR लगा लेंगे तो हमारे जो इंडियन प्लेयर्स होंगे उनके पास एक ऑप्शन होगा कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इंटरनेशनल ADR की हेल्प ना लें, क्योंकि वहाँ पर पैसा बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है, ट्रैवल बहुत करना पड़ता है। खुद का सिस्टम होगा तो यहाँ पर पैसा बचेगा, टाइम बचेगा और ट्रैवल बचेगा। क्लस्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टू हाउस द ऑफिस ऑफ, यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल जो है शिपिंग के, उनका ऑफिस भी यहीं पे करवा दिया जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नीड क्या है मैरीटाइम क्लस्टर की? जो बिज़नेस है, ठीक है, वो माइग्रेट हो चुका है बहुत सारे ईयर्स में फॉरेन लोकेशंस के ऊपर, क्योंकि हमारे पास राइट इकोसिस्टम नहीं है शिपिंग को लेकर के कंट्री के अंदर, मैरीटाइम इंडस्ट्री को लेकर के। तो गुजरात के पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं और 40% जो कंट्री का कार्गो होता है वो यहीं से हैंडल किया जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक पूरी की पूरी एंटायर वैल्यू चेन को टारगेट नहीं किया है, इसलिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम लोग ऐसा कुछ क्लस्टर बनाएं।
नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है यार, ये है क्या चीज़? गवर्नमेंट ने सेटअप किया है 40,000 करोड़ का NIIF 2015 में एक इन्वेस्टमेंट का व्हीकल है जो ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और जो स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी फंडिंग के लिए होता है। ठीक है, इसको कैटेगरी 2 में डाला गया है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करती है 49% और जो जितना रेस्ट का जो कॉर्पस जो पैसा होता है वो रेज़ किया जाता है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। कोई सॉवरिन वेल्थ फंड हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, पेंशन फंड हो सकता है, उन सब से। NIIF का जो मैंडेट है उसमें होता है कि वो इन्वेस्ट करेगा एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, हाउस, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स है वहाँ पर। न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया था फॉर द प्रपोजल ऑफ इक्विटी इन्फ्यूजन हो गवर्नमेंट के द्वारा 6,000 करोड़ का इस प्लेटफॉर्म में, उसको स्पॉन्सर करेगा NIIF। अब ये प्रपोजल है, ये आत्मनिर्भर भारत 3.0 का पार्ट है, इसलिए मैं कह रहा था कि पैकेज के छोटी छोटी चीज़ें भी बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बल्क ड्रग पार्क क्या है और हिमाचल प्रदेश को ये क्यों चाहिए? हिमाचल प्रदेश कोशिश कर रहा है कि उनको अलॉटमेंट हो जाए एक बल्क ड्रग पार्क की गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है ऐसे 3 पार्क कंट्री के अंदर लगाने की, तो हिमाचल सोच रहा है कि एक हमारे पास लग जाए। बल्क ड्रग होते क्या हैं या फिर API क्या होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसी को बल्क ड्रग बोलते हैं। यानी कि API जो होता है एक किसी भी दवाई का, मेडिसिन का एक की इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है ना, जिसके कारण जो भी डिज़ायर्ड थेरेपेटिक इफ़ेक्ट होते हैं वो किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात लें तो जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल एक बल्क ड्रग है, ठीक है ना, जो भी पेन के अगेंस्ट काम करती है। अगर इसको मिक्स करते हैं इसके बाइंडिंग एजेंट्स के साथ और सॉल्वेंट्स के साथ एक फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी कि एक पैरासीटामोल टैबलेट बनाने के लिए, कैप्सूल बनाने के लिए, सिरप बनाने के लिए जिसको पेशेंट कंज्यूम करेगा, तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके के API के बल्क ड्रग के पार्क जो इंडिया में 3 सेटअप करना चाहते हैं। क्योंकि अभी पता चला था कोविड-19 के टाइम पर वैक्सीन तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास जो API का जो आता है वो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से मोस्टली। तो हम सोच रहे हैं अपने यहीं पे पार्क सेटअप कर लेते हैं, फ्यूचर में तो वैसे ही बहुत ज़रूरत पड़ेगी। प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं ये? मल्टीपल रिएक्शंस के द्वारा होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल और सॉल्वेंट्स होते हैं। प्राइमरी जो केमिकल होता है या फिर जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है जिसका रिएक्शन किया जाता है API बनाने के लिए, उसको बोलते हैं की स्टार्टिंग मटेरियल और KSM। जो केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्स होते हैं ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट स्टेजेस इन दिस रिएक्शंस के दौरान उनको बोलते हैं ड्रग इंटरमीडिएट और DI। ये टॉपिक मैं विजन में पढ़ा चुका हूँ, वैसे मुझे याद आ रहा है। इंडिया क्यों प्रमोट कर रहा है ऐसे बल्क ड्रग पार्क? इंडिया जो है अपने आप में एक लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वर्ल्ड के अंदर, और वॉल्यूम की बात करें तो 3rd नंबर पे आता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में हम लोग लार्जली डिपेंड करते हैं चाइना पे API, DI और KSM को इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर उन कंट्रीज से कोई डिस्ट्रप्शन हो जाता है तो उसके कारण हमारी जो फिजिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस इस साल जो ड्रग मैन्युफैक्चरर थे इंडिया के अंदर उनको बहुत सारे सेटबैक्स मिल रहे थे क्योंकि चाइना की तरफ से इंपोर्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। स्पेशली जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इंडिया चाइना का, उसने इस सिचुएशन को एक्सेजरबेट कर दिया था। एक्सेजरबेट का मैं बताता हूँ कि एक्सेजरबेट मतलब एक सिचुएशन ख़राब है उसको और ख़राब कर देना। तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने बोला कि सेल्फ रिलायंस करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। जून में जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उन्होंने अनाउंस किया एक स्कीम कि 3 बल्क ड्रग पार्क्स बनाएंगे कंट्री के अंदर। बल्क ड्रग पार्क के अंदर एक डेजिग्नेटेड कॉन्टिग्यूस एरिया होगा लैंड का। मैंने बताया था अभी कॉन्टिग्यूस एरिया क्या होता है। उसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होंगी, एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चर करेंगे API का, DI का, KSM का, और एक कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ये जो पार्क हैं इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होती है बल्क ड्रग की हमारी कंट्री में उसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा हमारे डोमेस्टिक बल्क ड्रग इंडस्ट्री का। स्कीम के की फीचर्स क्या हैं इसके? सपोर्ट होगा 3 सेलेक्टेड पार्क कंट्री में, ठीक है। 1 टाइम ग्रांट इन एड मिलेगी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बनाने के लिए। ग्रांट इन एड मतलब जो पैसा दिया जाएगा मदद के लिए वो 70% होगा कॉमन फैसिलिटीज़ का। बट हिमाचल प्रदेश के केस में, अदर केसेस में जो स्पेशली जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो देगी 90%। सेंट्रल जो है वो बोल रहे हैं मैक्सिमम हम 1,000 करोड़ रुपए देंगे पर पार्क के, और एक स्टेट जो है वो एक साइट प्रपोज कर सकता है और उसका जो एरिया है वो कम से कम 1000 एकड़ से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब नॉट लेस देन 1000 एकर्स और नॉट लेस देन नॉट, अरे क्या ये उल्टा बोल दिया, उन्होंने कहा कि नॉट यहाँ पर मोर देन होना चाहिए,
नॉट मोर देन 1000 एकड़ और नॉट लेस देन 700 एकड़ इनके, अच्छा सॉरी सही तो बोल रहा है, मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ। वो कह रहा है कि जनरली किसी स्टेट में होगा, अगर ये वो माउंटेनियस स्टेट है तो वहाँ पर कम से कम 700 एकड़ का एरिया होना चाहिए, और नॉर्मल जो प्लेन्स के ऊपर जो स्टेट है वहाँ पर मिनिमम 1000 एकड़ का एरिया होना चाहिए। सही है। कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन्स, इंडियन नेवी ने अपनी 5th कलवारी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन जिसका नाम है INS वजीर, अभी वजीर है या वागिर है मेरे को समझ नहीं आया, अभी मैंने कोई वीडियो भी देखा नहीं इसका, पर इसको हम वजीर लेके चलें। INS वजीर लॉन्च हुआ था रिसेंटली मझगांव डॉक जो कि मुंबई में है वहाँ पर। बाकी जो वेसल हैं इसी क्लास के वो हैं INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वगशीर। कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो क्लास है सबमरीन्स की उसमें एक डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, और ये प्राइमरली अपने आप में अटैक सबमरीन्स होती हैं, या फिर इनको हंटर किलर टाइप भी बोल सकते हो। इसका मतलब है इनका डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि ये दूसरी सबमरीन को टारगेट करेगी, और अगर एडवर्स नेवल वेसल्स होते हैं उनको भी सबमर्ज कर सकती है। इनको हम यूज़ कर सकते हैं एंटी वॉरशिप के लिए, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए, नेवल माइन के लिए। जो सबमरीन्स हैं इनको बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट 75। और एक चीज़ बताऊं, अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर ना एक सीरीज़ है, मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। उसमें एक सीरीज़ है द लास्ट शिप करके, ठीक है। उसमें उन्होंने वर्ल्ड के अंदर एक पैंडमिक ही आता है ऐसे ही करके, जैसे भी कोरोना वायरस है ना उससे भी खतरनाक आता है, उसके ऊपर बनाया हुआ है। और उन्होंने सबमरीन्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर बनाया हुआ है। US की है, उनकी एक शिप थी, एग्जैक्ट स्टोरी नहीं है, फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन उस सीरीज़ को देख करके ना आपके ऐसे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर्विलेंस करना क्या होता है और ये एडवर्स नेवल वेसल्स क्या होते हैं। अब एक सीरीज़ देख लोगे तो नॉलेज, उसमें नॉलेज है। ऐसा मत सोचना कि एंटरटेनमेंट के लिए बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में काम आएगी वो। स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनानी होती हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करना होता है, और कोई भी एक एंटिटी उसमें गवर्नमेंट भी फॉल करती है, गवर्नमेंट में बार बार वोटिंग होती है, प्रेसिडेंट कौन बनता है, लीडरशिप कैसे होती है। तो तुम्हारी इसमें द लास्ट शिप करके नाम है उस सीरीज़ का, देख लेना, मतलब बहुत काम आएगी वो, वेस्ट नहीं होगा टाइम। इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डर है हमारा मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में। डिज़ाइन जो है वो स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन के ऊपर बेस्ड है। आई थिंक इतना काफ़ी है इसमें यार, थोड़े फैक्ट और फिल्म्स हैं। ओवरव्यू देख लो। कलवारी का मतलब होता है टाइगर शार्क, और ये वागिर है, आई थिंक वजीर बोल रहा हूँ मैं इसको, वागिर है। इसका नाम है एक सैंड फिश के पीछे एक प्रेडेटरी मरीन स्पीशीज़ होती है। खंडेरी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, छत्रपति शिवाजी का जो फोर्ट था उसके पीछे आ रहा है। करंज जो है इसका नाम, करंज है इसका नाम है, एक आइलैंड है साउथ मुंबई में, उसके ऊपर। इंडिया लॉन्च करेगा अपना डीप सी मिशन, इंडिया तैयार है, बहुत जल्दी लॉन्च कर देगा अपना डीप ओशियन मिशन। तो जो भी रिक्वायर अप्रूवल्स होते हैं वो सब अभी कलेक्ट किए जा रहे हैं। मिशन है क्या, इस मिशन का जो प्रपोजल है कि डीप ओशन के अंदर हम लोग एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, जैसे स्पेस में एक्सप्लोरेशन करता है इसरो ने 35 ईयर्स अगो पहले स्टार्ट कर दिया था, उसी तरीके से हम लोग डीप ओशन में भी एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। मिशन का फोकस होगा, अरे टॉपिक कहाँ उड़ गया मेरा, हाँ, मिशन का फोकस होगा डीप सी माइनिंग, ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, अंडर वाटर व्हीकल्स और अंडर वाटर रोबोटिक रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। 2 की प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान किए गए हैं डीप ओशन मिशन के लिए, रिपोर्ट के लिए। उसमें है डीसैलिनेशन प्लांट, जिसको पावर किया गया है टाइडल एनर्जी के द्वारा और एक सबमर्सिबल व्हीकल के द्वारा, जो एक्सप्लोर करेगा सारी डेप्थ एटलीस्ट 6000 मीटर्स की। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, मिशन एक बूस्ट देगा इंडिया के वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को। प्लस में यहाँ पर इंडिया के पास फिर कैपेबिलिटीज़ हो जाएंगी और जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करने की। अब कई बार एक्सप्लॉइट वर्ड्स जब भी पढ़ते हो कि एक्सप्लॉइट द रिसोर्स मतलब यूटिलाइज द रिसोर्सेज। पोटेंशियल क्या है, इंडिया को अलॉट किया गया है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, किसके द्वारा, CIOB के द्वारा। किसको, CIOB को, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन का जो सी बेड अथॉरिटी उनके द्वारा, कि यहाँ पर आप पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, इनको हम मैग्नीज नोड्यूल्स भी बोलते हैं, पोटैटो शेप्ड होते हैं, लार्जली पोरस नोड्यूल्स होते हैं, अबंडेंस में मिलते हैं सी फ्लोर के ऊपर, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मैग्नीज और आयरन के अलावा कॉपर, निकल, कोबाल्ट, लेड, मोलिब्डेनम, कैडमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सारे के सारे जो होते हैं
इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। CIO भी रिजर्व कर लेगा, कंटेन करेगा जो भी डिपॉजिट्स मिलेंगे हमको आयरन के, मैग्नीज के। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ऐसी एनवाइसेज वर्ड का मतलब होता है परिकल्पना कर रहे हैं हम ऐसी परिकल्पना कर रहे हैं कि जो 10% रिकवरी होगी इस लार्ज रिजर्व की, उसके कारण इंडिया की नेक्स्ट 100 ईयर्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ध्यान रहे, एरिया बहुत बड़ा है ये। व्हाट आर डीसैलिनेशन प्लांट्स? उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई का पहला डीसैलिनेशन प्लांट का जो प्रपोजल है उसको क्लियर कर दिया है। इस प्लांट के अंदर वो लोग डेली 200 मिलियन लीटर वाटर को प्रोसेस करेंगे, क्योंकि मुंबई के अंदर स्पेशली मई जून के मंथ में बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज आ जाती है। बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहुत न्यूज़ में रहता है, अक्सर घिरा रहता है विवादों में। ये प्लान कर रहे हैं स्विस चैलेंज मेथड को यूज़ करेंगे इसके लिए। इसके अंदर प्रोजेक्ट जो है एक प्राइवेट प्लेयर को अवार्ड कर दिया जाएगा ऑन एन अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है जिससे मांगा ना गया हो, अप्रार्थित, अयाचित। जो प्राइवेट फर्म होगी जिन्होंने पहले सबमिट किया प्रपोजल, उनको अप्रोच किया जाएगा डायरेक्टली नेगोशिएशंस के लिए। अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो बाकी के जो बिडर्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। डीसैलिनेशन प्लांट्स क्या होते हैं? एक डीसैलिनेशन प्लांट के अंदर हम लोग सॉल्ट वाटर को टर्न कर लेते हैं एक ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, यानी कि पोर्टेबल वाटर में। मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो होती है वो होती है आरओ की। हमारा जो आरओ होता है ना, वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी, जहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं जो कि सॉल्वेंट्स को पुश करता है एक हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से एरिया ऑफ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन। एक माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन्स के, वो अलाउ करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। लेकिन उसके कारण क्या होता है, जो सॉल्ट होता है बाकी और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पीछे रह जाती हैं। इसके कारण क्या होता है, जो क्लीन वाटर होता है वो अदर साइड में कलेक्ट हो जाता है। ये जो प्लांट्स हैं ये मोस्टली सेटअप की जाते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर सी वाटर का एक्सेस ज़्यादा होता है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया में कितना वाइडली यूज़ की जाती है? इस टेक्नोलॉजी जो है बहुत लिमिटेड है अभी तक, एफ्लुएंट कंट्रीज़ के अंदर ही, स्पेशली जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है। रिसेंटली इसको हम लोगों ने देखा है यूनाइटेड स्टेट्स में और ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होते हुए। इंडिया के अंदर तमिलनाडु अभी तक का अग्रणी रहा है। पायनियर का मतलब होता है अग्रणी, अभी तक आगे बढ़ चढ़ के रहा है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में। उन्होंने 2 डीसैलिनेशन प्लांट सेटअप किए हैं चेन्नई के पास 2010 में, 2013 में। गुजरात और आंध्र प्रदेश भी इस आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। चैलेंज क्या होता है, बहुत ही हाई कॉस्ट होती है सेटअप करने की, ठीक है ना, और रन करने की एक डीसैलिनेशन प्लांट को। जो डिस्पोजल होता है बाई प्रोडक्ट का वो हाईली कंसनट्रेटेड ब्राइन होता है, यानी कि जो पानी निकाल लिया जाता है उसके बाद जो बचा हुआ जो वो सारा सॉल्ट होता है कलेक्टेड, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड ब्राइन। ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR मेथड। कोविड-19 की टेस्टिंग को रैंप अप करने के लिए, तेज करने के लिए ICMR ने अप्रूव दे दिया था ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR मेथड के बारे में। इस मेथड को डेवलप किया है CSIR ने और उसके साथ में सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी CCMB। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि जो कन्वेंशनल मेथड है, यानी कि जो पुराना मेथड है हमारा जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में, वो कैसे काम करता है। कन्वेंशनल टेस्टिंग मेथड में नेसोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल स्वैब एप सैंपल्स, यानी कि आपके नाक में और आपके माउथ के अंदर, नोज और माउथ में से स्वैब के सैंपल्स लिए जाते हैं, ठीक है। उनको एक लिक्विड में प्लेस करते हैं जिसको बोलते हैं वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम, ऑलराइट। अब उसमें लीकेज ना हो इसलिए इनको बहुत हैवीली पैक किया जाता है, ठीक है। इसमें सैंपल प्रोसेसिंग का टाइम जो होता है बोथ द सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग सेंटर्स के लिए, वो भी टाइम इसमें ऐड कर दिया जाता है ताकि लीकेज वगैरह ना हो। अब ये ड्राई स्वैब क्या होगा, ये एक सिंपल वेरिएशन है हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR मेथड है उसी का। इस मेथड में हम लोग कलेक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे नेज़ल स्वैब को ड्राई स्टेट में, जिसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन और जो हैंडलिंग होती है सैंपल की वो बहुत ही ईजी हो जाएगी और इसमें गिरने बिखरने का खतरा नहीं होगा, और गिरने बिखरने के कारण किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन का भी खतरा नहीं होगा। इस मेथड में जो स्टेप है RNA आइसोलेशन का फ्रॉम द सैंपल, उसको ओमिट कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है, और इसके अंदर सिंपल प्रोसेसिंग होगी। और ये जो सैंपल है इनको फॉलो करेंगे डायरेक्ट RT-PCR से, जो भी किट रिकमेंड की हुई है ICMR ने उस किट के तहत। बेनिफिट क्या होने वाला है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी, नई तरह की किट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जिस्टिंग जो मैन पावर है वही इसको परफॉर्म कर सकती है, कोई एडिशनल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री के अंदर टेस्टिंग की जो स्पीड है उसको बढ़ा देगा।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है इंडिया के अंदर, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 400 करोड़ अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेवरल सिटीज़ के अंदर। वो ऑफर कर रहे हैं स्मॉल टेक्नोलॉजी फॉर्म्स को प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। है क्या चीज़ ये? अपने आप में एक ऑटोनमस सोसाइटी है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, 1991 में सेटअप हुआ था। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को एनकरेज करना, प्रमोट करना और बूस्ट करना इंडिया से। STPIs जो होते हैं, गवर्निंग काउंसिल चेयरपर्सन जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर ही होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के। बाकी की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी यानी कि कानूनी और प्रमोशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना उन एक्सपोर्टर्स को बाय इम्प्लीमेंटिंग STP EHTP स्कीम्स, SEZ स्कीम्स और बाकी जो स्कीम्स हैं जिनको फॉर्मुलेट किया गया है और एंट्रस्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जो MSME के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको भी प्रमोट करना, उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्पेशल IT के फील्ड के अंदर और ITES जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस वगैरह होते हैं इनके फील्ड में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को मैनेज करना और इस्टेब्लिश करना, जैसे कि डेटा कॉम फैसिलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और IT सपोर्ट फैसिलिटीज़। EOS-01 इंडिया का लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब हम अवेयरनेस इन स्पेस के अंदर आ गए होंगे, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक हमेशा की तरह। EOS-01 का लॉन्च, ये इसरो का पहला मिशन होगा RISAT राइसेट 2BR1 के बाद दिसंबर के अंदर, 11 दिसंबर को लास्ट ईयर हम लोगों ने राइसेट 2BR1 लॉन्च किया था। तो उसके बाद इंडिया का ये पहला मिशन होगा। इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा था GSAT-30 स्पेस में जनवरी में इस साल, लेकिन ये किया गया था एरियाने रॉकेट के द्वारा। यानी कि इंडिया तकरीबन 1 साल के बाद अब कुछ लॉन्च करेगा। जनवरी में जो किया था वो हम लोगों ने फ्रेंच गियाना से किया था, इंडिया से नहीं किया था। अब ये EOS-01 क्या है? E का मतलब अर्थ, O मतलब ऑब्जर्वेशन, S मतलब सैटेलाइट। ये कुछ और नहीं है बल्कि एक दूसरा रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है, जो काम करेगा राइसेट 2B के साथ और राइसेट 2BR1 के साथ, जो कि लॉन्च हुए थे लास्ट ईयर में। हैंड्सफोर्थ जो अर्थ की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं ये सारी की सारी बुलाई जाएंगी EOS सीरीज़ की। अब ये सैटेलाइट्स को यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? लैंड और फॉरेस्ट मैपिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, मिनरल, फिशेज, वेदर, क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, सॉइल असेसमेंट, जियोस्पैटियल कंटूर। जियोस्पैटियल वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा डेटा जिसके साथ ज्योग्राफिकल टैग लग गया हो, ठीक है, और कंटूर मतलब उसके आसपास के एरिया की मैपिंग। मान लीजिए जैसे रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला के साथ एक टैग लग जाता है ना कि भाई वो तो वेस्ट बंगाल का बड़ा पॉपुलर होता है। केसर के साथ टैग लग गया क्या कि भाई वो तो कश्मीर का बड़ा पॉपुलर होता है। अब ये जोग्राफिकल इंडिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, GI टैग की। जियोस्पैटियल मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर लोकेशन का टैग लग जाता है। तो इन सारे काम के लिए ये वाली वेबसाइट की सीरीज़ जो है बहुत यूज़फुल है। तो एडवांटेज क्या होता है रडार इमेजिंग का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर? रडार की जो रडार से हम लोग इमेजिंग करते हैं उसके अंदर वेदर, क्लाउड, फोग या फिर सनलाइट का अगर लैक होता है तो ये सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें क्या होती हैं, लेज़र वगैरह होती हैं। हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी टाइम पर। 30 मीटर टेलीस्कोप क्या चीज़ है? ये मैंने आप लोगों को टॉपिक पिछले जनवरी वाली सीरीज़ में भी पढ़ाया था, उसी के आगे का ही है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने कोलैबोरेट किया है जो नोबेल लॉरेट के साथ 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के लिए। 2020 के फिजिक्स नोबेल लॉरेट हैं प्रोफेसर एंड्रिया गेज, वो बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के साथ डिज़ाइन करने के लिए बैक एंड इंस्ट्रूमेंट्स। TMT क्या है? ये अपने आप में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज लेवल का टेलीस्कोप है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इसकी फंडिंग जो है वो कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान और USA से आ रही है। प्लान्ड जो लोकेशन है वो मोना किया है, हवाई आइलैंड के ऊपर, जो कि US का है। पर्पज़ इसका क्या है? इसको किया गया डिज़ाइन नियर वायलेट टू मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस के लिए। इसमें एडेप्टिव ऑप्टिक्स होंगे जो असिस्ट करेंगे इमेज ब्लर को करेक्ट करने में। सिग्निफिकेंस की बात करूं, इसके कारण साइंटिस्ट जो हैं जो फेंटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको और आसानी से स्टडी कर पाएंगे स्पेस में, जिसके कारण हम लोगों को यूनिवर्स के इवोल्यूशन के बारे में, उसके अर्ली स्टेजेस के बारे में आसानी से पता चल सकेगा। फाइनल डिटेल्स मिलेगी हमको नॉट सो फार ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि कुछ अनडिस्कवर्ड प्लैनेट्स हैं और बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर, और भी जो प्लैनेट्स होते हैं अराउंड द स्टार्स।
स्पेसएक्स और नासा का जो अपकमिंग क्रू 1 मिशन लॉन्च है वो क्या चीज़ है। तो नासा ने सर्टिफिकेशन दे दिया है स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल को और फैल्कन 9 रॉकेट को। तो ये पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है जिसको सर्टिफिकेशन दिया गया है स्पेस एजेंसी के द्वारा। इसका मतलब स्पेसएक्स अब रेगुलर फ्लाइट्स के लिए स्पेस स्टेशन तक ऑपरेट कर सकता है। स्पेसएक्स का जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है ये लिफ्ट ऑफ करेगा नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में है, 14 नवंबर को, जो कि कर चुका है। हम लोग मंथली कंपाइलेशन लेट पढ़ रहे हैं इसलिए। क्रू 1 मिशन क्या है? जो मिशन है ये पार्ट है नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि स्पेस के अंदर ईजी ट्रैवल कर पाना, जिसमें कॉस्ट भी कम लगे और कार्गो और जो क्रू है वो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो पाए टू एंड फ्रो, यानी कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ पे और अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। इसके कारण साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो पाएंगी। सिग्निफिकेंटली जो क्रू 1 है ये पहला ऑपरेशनल फ्लाइट बनेगा स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का फैल्कन 9 रॉकेट के साथ ISS के लिए। फर्स्ट ऑफ द 3 स्केड्यूल्ड फ्लाइट जो स्केड्यूल हुई हैं वो हैं 2020 से 21 के लिए। अब इस कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस कैप्सूल में जाएंगे 4 एस्ट्रोनॉट्स नासा के मिशन पर, मेंटेन करेंगे स्पेस स्टेशन क्रू को 7 टू मैक्सिमाइज टाइम डेडिकेटेड साइंटिफिक रिसर्च वगैरह छोड़ो। अब वही मेंबर जो हैं क्रू के ये ISS पे यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या करेंगे? कुछ माइक्रो ग्रेविटी स्टडीज़ करेंगे, ठीक है। कुछ जो रिसर्च की है वो वहाँ पर जो मटेरियल है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, फूड की फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे, डाइटरी इम्प्रूवमेंट्स को, इम्यून कैसे फंक्शन करता है, गट माइक्रोबायोम के बारे में, ठीक है। और ये इम्प्रूवमेंट्स कैसे हेल्प करती हैं क्रू को स्पेस फ्लाइट को अडेप्ट करने में। ऑर्बिट में जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स जो होंगे वो सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, डेटा प्रोवाइड करेंगे साइंटिस्ट को अर्थ के ऊपर, ताकि वो कंटिन्यू करें अपनी स्टडी कि स्पेस में जाने के बाद बॉडी के ऊपर डाइटरी इफेक्ट्स क्या होते हैं। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट अबोर्ड किया जाएगा वो एक स्टूडेंट डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है जीन्स इन स्पेस 7, जिसका एम है ये अंडरस्टैंड करना कि स्पेस फ्लाइट हमारे ब्रेन के फंक्शन को कैसे अफेक्ट करती है। आगे हमारे पास है व्हाट इज़ एरियल स्पेस मिशन दैट इज़ अडॉप्टेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया है एरियल को। एरियल के फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे, जो कि लॉन्च होगा 2029 में। अब ये करेगा लार्ज स्केल सर्वे करेगा 1000 एक्सोप्लैनेट्स का 4 सालों के लिए। ये स्टडी करेगा उनकी नेचर को, उनकी फॉर्मेशन को और एक्सोप्लैनेट्स की एवोल्यूशन को। सिग्निफिकेंस, पहला मिशन है अपने काइंड का जो डेडिकेटेड है मेजर करने के लिए केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है वहाँ पर, थर्मल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं हंड्रेड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स के। प्लस में इसमें हमको मदद मिलेगी कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने की, जैसे कि कॉस्मिक विजन प्लान, जो कि क्वेश्चन है कि वो क्या कंडीशंस होती हैं एमरजेंस ऑफ लाइफ के लिए और एक प्लैनेट के फॉर्मेशन के लिए। एक्सोप्लैनेट्स कैसे बनते हैं? नासा की माने तो कुछ हैंडफुल ही एक्सोप्लैनेट्स हैं जो कि मिले हैं टेलीस्कोप्स की मदद से, और रेस्ट जो हैं अभी तक डिटेक्टेड नहीं हो पाए हैं इनडायरेक्ट मेथड्स के द्वारा। इसमें है ट्रैकिंग द डिमिंग ऑफ ए स्टार, यानी कि जब स्टार डिम होता है तो उसको ट्रैक करना, जो कि दैट हैपन्स व्हेन ए प्लैनेट पासेस इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि इतनी दूर होती है उसकी लाइट जब आ रही होती है उसके सामने से अगर कोई प्लैनेट पास करता है और उसकी लाइट जब डिम होती है तभी हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। नासा का जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप है वो यूज़ किया जाता है इस मेथड के लिए। ग्रेविटेशनल लेंसिंग और वुबलिंग मेथड, जो कि बेस्ड है इस आइडिया के ऊपर कि जो ऑर्बिटिंग प्लैनेट है उसके कारण जो उसका पेरेंट स्टार है वो भी ऑर्बिट करेगा स्लाइटली अपने ऑफ सेंटर। एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी क्यों करना होता है? जो सर्च है एक्सोप्लैनेट्स की वो इसलिए की जाती है कि ताकि ये चेक कर पाएँ कि अर्थ के बियॉन्ड भी लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि उनका जो हंट है उसका आंसर रिवील करेगा डिटेल्स कि ह्यूमंस आए कहाँ से हैं और हम लोग आगे कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं। की पॉइंट्स, एज ऑफ नाउ मोर देन 4000 एक्सोप्लैनेट्स को कंसिडर कर लिया गया है कन्फर्म, वाइल ऐसे थाउजेंड्स ऑफ अदर कैंडिडेट एक्सोप्लैनेट्स भी हैं जिनको ऑब्जर्व करना है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी जो है ये क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट है अर्थ का और यहाँ से 4 लाइट ईयर्स अवे है और इनहेबिट करता है हैबिटेबल जोन अपने स्टार के लिए। इसका मतलब
पॉसिबिलिटी है कि इसके सरफेस के ऊपर लिक्विड वाटर होगा। अच्छा, 4 लाइट ईयर्स अवे का मतलब ये हो गया, लाइट की स्पीड जो होती है ना, अब लाइट उस स्पीड से 4 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना दूरी पर, और लाइट की स्पीड क्या होती है ये आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। क्यों कभी तो कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, मैं बहुत टाइम से कमेंट वमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहे हो लोग। वैसे एक रफ आइडिया देता हूँ, 3,0,0,0,0,0,0 मीटर पर सेकंड होती है लाइट की स्पीड। ऑल्दो ये एक एस्टिमेट होता है, इससे थोड़ा सा कम होती है, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी उसको कैलकुलेट करना टफ होता है। सेंटिनल-6 सैटेलाइट क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच सैटेलाइट, इसको डिज़ाइन किया गया है ओशियंस को मॉनिटर करने के लिए। रिसेंटली लॉन्च हुई थी कैलिफोर्निया के जो SpaceX Falcon 9 रॉकेट है वहाँ से। ये पार्ट है नेक्स्ट मिशन का जो डेडिकेटेड है मेजर करने के लिए ग्लोबल सी लेवल को। मिशन क्या है? मिशन का नाम है जेसन कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस, जेसन CS मिशन। इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि हम लोग हाइट मेजर करें ओशन की, जो कि अपने आप में की कंपोनेंट है, ये समझने के लिए कि अर्थ का जो क्लाइमेट है वो चेंज क्यों हो रहा है। इसको डेवलप किसने किया है? जॉइंटली डेवलप किया है ESA, नासा, मैटसैट ने, NOAA और EU ने। कंट्रीब्यूशन इसको मिले हैं CNE से, ये सारी एजेंसीज़ हैं, इन सब ने मिलकर इसको डेवलप किया है। अभी सैटेलाइट क्या करेंगे? मेजरमेंट मिलेगा ग्लोबल सी लेवल राइज का, प्लस में इट विल सेंड पल्सेस टू द अर्थ सरफेस, और मेजर करेंगे कि कितना, जैसे अपना वो होता है ना सोनार होता है, उसमें क्या करते हैं कि पल्स भेज जाती है ओशन के सरफेस में, तो ऐसे ये भी पल्स भेजेंगे अर्थ के सरफेस के ऊपर सैटेलाइट से, और मेजर करेंगे कितना टाइम लगता है उनको रिटर्न करने में, जिससे साइंटिस्ट मेजर कर पाएंगे सी सरफेस की हाइट। प्लस में मेजर करेंगे वाटर वेपर अलॉन्ग विद उसका पाथ और उसकी पोजीशन यूजिंग GPS और ग्राउंड बेस्ड लेजर्स के साथ। मिशन की सिग्निफिकेंस, इस डेटा के कारण इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में हम लोग फोरकास्ट कर पाएंगे वेदर प्रेडिक्शंस को 2 से 4 वीक की रेंज में, स्पेशली किसी हरिकेन की इंटेंसिटी के प्रेडिक्शंस को। और लॉन्ग टर्म की जो फोरकास्टिंग होती है जैसे कि एल नीनो और ला नीना, ये मैं आप लोगों को पिछले मंथ का जो GS1 पार्ट है वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है मेजर करना हाइट की ओशन को? तो इसी के साथ ही बहुत पॉसिबल हो जाता है कि हम लोग ऑब्जर्व करें हाइट, मतलब ओशन की हाइट को ऑब्जर्व करना पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जब ग्लोबल स्केल के ऊपर हम लोग बात करते हैं और हम लोग क्रिटिकल चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं ओशन के अंदर, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि ओशन के करंट्स का क्या चेंजेस हो रहा है, हीट स्टोरेज कितनी हो रही है, ये सब चीज़ें स्पेस से हमको पता चल पाएंगी। यहाँ से हमको हेल्प मिलेगी हमारे साइंटिस्ट को कि वो अफेक्ट देख पाएंगे चेंजिंग ओशंस का क्लाइमेट के ऊपर। और इन ऑर्डर टू मेजर और ट्रैक जो भी चेंजेस हो रहे हैं ओशनिक हीट बजट के अंदर, साइंटिस्ट को ज़रूरत है कि उनको ओशन के करंट्स का, उसके हीट स्टोरेज के बारे में पता चले, जिनको डिटरमाइन किया जा सकता है फ्रॉम द हाइट ऑफ द सी सरफेस। बाकी सैटेलाइट्स जो लॉन्च की गई हैं अब तक सिंस 1982, जो ट्रैक करती हैं ओशन के अंदर कुछ चेंजेस ग्लोबल लेवल के ऊपर, उसका नाम है टॉपेक्स, पोसाइडन, जेसन 1, OST एंड जेसन 2, और भी कुछ हैं। और इसरो का शुक्रयान, शुक्र मतलब वीनस के ऊपर, जो इसरो ने शॉर्टलिस्ट किया है 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट के प्रपोजल, अपने जो इंडिया का जो प्रपोज्ड वीनस का ऑर्बिटर मिशन है, ऑर्बिटर यानी कि ऑर्बिट में रहेगा ये। शुक्रयान मिशन है स्टडी करने के लिए वीनस को फॉर मोर देन 4 ईयर, 4 साल से ज़्यादा तक। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके सरफेस के प्रोसेसेस के बारे में, शैलो सबसरफेस स्ट्रेटिग्राफी, और वहाँ की सोलर विंड का इंट्रैक्शन कैसे होता है, वेनुसियन आयोनोस्फीयर, वहाँ के जो लेयर्स हैं वहाँ के, और स्टडी करेंगे वहाँ के स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, उनके एटमॉस्फेयर के डायनेमिक्स क्या कुछ हैं। सैटेलाइट को हम लोगों ने प्रपोज किया कि लॉन्च करेंगे GSLV Mark 2 रॉकेट से। जो प्रपोज्ड ऑर्बिट होगा वो होगा तकरीबन 4,500 इंटू 60,000 किलोमीटर अराउंड वीनस। ऑर्बिट जो है लाइकली रिड्यूस होगा ग्रेजुअली सेवरल मंथ्स के अंदर, तो उनका जो फार्देस्ट पॉइंट है यानी कि लोअर अपोएप्सिस वहाँ पर पहुँच जाएगा। वीनस को क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं हम लोग? वीनस को ऑफन डिस्क्राइब किया जाता है ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसकी सिमिलैरिटीज़ होती हैं साइज़ में, मास डेंसिटी में, बल्क कंपोजिशन और ग्रेविटी में। बिलीव किया जाता है कि दोनों ही प्लैनेट्स बहुत ही कॉमन ओरिजिन को शेयर करते हैं। फॉर्मेशन एट द सेम टाइम हुआ था इनका, और जो आउट ऑफ ए कंडेंसिंग नेबुलोसिटी जो कि अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो था, यानी कि एक टाइम के आसपास इनका ओरिजिन हुआ था। वीनस जो है अराउंड 30% ज़्यादा क्लोजर है सन के एज़ कम्पेयर टू अर्थ, इसके कारण वहाँ पर सोलर फ्लक्स जो होगा वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे है हमारे पास
चैंग्स E5 प्रोब अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है, लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा बिल्कुल रिसेंटली। इस प्रोब का जो नाम है एक मिथिकल चाइनीज़ मून गॉडेस के ऊपर नाम है, कोई देवी देवता है चाइना के। रॉकेट को कंप्राइज, इसमें 4 पार्ट्स हैं रॉकेट के, ठीक है। ऑर्बिटर है, एक रिटर्नर है, एक असेंडर है और एक लैंडर है। शब्दों के मीनिंग से सब कुछ क्लियर हो रहा है चारों पार्ट्स का। ऑब्जेक्टिव जो है इस मिशन का वो है लूनर रॉक्स, यानी कि चांद के ऊपर से कुछ ज़मीन का टुकड़ा, पत्थर का कोई टुकड़ा लेके आना। फर्स्ट अटेम्प्ट है बाय एनी मिशन जो रिट्रीव करेगा सैंपल फ्रॉम द मून इन द 4 डेकेड्स। अगर सक्सेसफुल रहे तो चाइना 3rd कंट्री बन जाएगा जो सैंपल्स रिट्रीव करके लेके आएगा मून से। इससे पहले यूएस लेके आया था 1960 में और सोवियत यूनियन लेके आया था 1970 में। इसी कारण साइंटिस्ट मून के ओरिजिन के बारे में पढ़ पाएंगे, उसकी फॉर्मेशन के बारे में, उसकी वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में, उसके सरफेस के ऊपर। जो आइडेंटिफाइड लोकेशन है सैंपल के कलेक्शन की वो है, चाइना प्रोब कलेक्ट करेगा 2 kg के आसपास सरफेस मटेरियल एक पहले से अनएक्सप्लोर्ड एरिया के बारे में, जिसको बोलते हैं ओशियनस प्रोसलरम और या फिर ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स, जिसमें एक बहुत ही वास्ट लावा का प्लेन है। चैंग्स E5 मिशन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये चाइना की स्पेस हिस्ट्री के अंदर 4 फर्स्ट होगा। तो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम होगा कि एक प्रोब लेगा, एक ऐसा प्रोब है जो टेक ऑफ करेगा मून के सरफेस से। इससे पहले मून के सरफेस से टेक ऑफ करने वाला कुछ नहीं था। फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली सैंपल करेगा लूनर के सरफेस को। फर्स्ट टाइम कंडक्ट करेगा अनमैन्ड रॉन्डेवू और डॉकिंग इन लूनर ऑर्बिट। फर्स्ट टाइम रिटर्न करेगा अर्थ के ऊपर लूनर सॉइल सैंपल्स के पास अपनी एस्केप वेलोसिटी से। अजीब है लेकिन ठीक है। जापान का जो हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट है जो कैरी कर रहा है एस्ट्रॉयड के सॉइल सैंपल्स, वो अर्थ के पास एक्चुअली रिटर्न कर चुका है। अभी न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो गई है पर ये अर्थ पे आ चुका है। तो एस्ट्रॉयड रयूगु है, 1 साल पहले वहाँ से चला था ये और एक्सपेक्टेड था कि ये अर्थ के ऊपर आएगा और कुछ कैप्सूल लेके आ रहा है। प्रीशियस सैंपल्स हैं, सदर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास इसकी ड्रॉपिंग होगी 6 दिसंबर के आसपास। ये हो चुकी है एक्चुअली। सॉइल सैंपल और जो डेटा है एस्ट्रॉयड के, इससे हमको कुछ क्लूज़ मिलेंगे सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में। हायाबुसा 2 प्रोजेक्ट क्या है? एक एस्ट्रॉयड है सैंपल रिटर्न मिशन का, जिसको ऑपरेट किया गया है जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा। 3 दिसंबर 2014 में लॉन्च हुआ था रयूगु के लिए और 27 जून 2018 को वहाँ पर पहुँच गया था। कुछ सैंपल्स कैरी करेगा, उसमें मल्टीपल साइंस पेलोड्स होंगे, रिमोट सेंसिंग के सैम्पलिंग होगी। 4 स्मॉल रोवर्स हैं जो इन्वेस्टिगेट करेंगे एस्ट्रॉयड के सरफेस को, इन्फॉर्म करेंगे। अब ये मतलब प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, ये उस समय का जब प्लान किया गया था। इससे इन्फॉर्म करेंगे एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट के बारे में, जो भी सैंपल्स कलेक्ट करेंगे उनसे। हायाबुसा बाइक का भी तो नाम है ना, हायाबुसा एक। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं हायाबुसा 2 के, वो क्या हैं? कैरेक्टराइज करेंगे एस्ट्रॉयड को एक रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन के द्वारा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। एनालाइज करेंगे जो भी सैंपल रिटर्न करके ले आए जाएंगे माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर। मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है? रयूगु जो है एक सी टाइप एस्ट्रॉयड है, एक रेलिक है अर्ली डेज के सोलर सिस्टम का। साइंटिस्ट सोचते हैं कि जो सी टाइप के एस्ट्रॉयड्स होते हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और ट्रैप्ड वाटर होता है और माइट इसके कारण एक मतलब हो सकता है ये रिस्पॉन्सिबल हो अर्थ के ऊपर पानी लाने के लिए और ऑर्गेनिक मैटर लाने के लिए। तो देयर बाय प्रोवाइडिंग द प्लैनेट विद मटेरियल्स नेसेसरी फॉर द लाइफ टू ओरिजिनेट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो अर्थ के ओरिजिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि लाइफ के ओरिजिन के बारे में अर्थ पे, उसमें ये कहते हैं कि किसी एस्ट्रॉयड के अंदर कुछ वाटर का कोई कंपाउंड आया था या फिर कोई मॉलिक्यूल आए थे, उसके बाद फिर लाइफ फॉर्मेशन हुई थी। तो इसी को स्टडी करने के लिए कि क्या पता किसी ऐसे ही एस्ट्रॉयड से कुछ आया हो, उसमें ट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हों। नेक्स्ट है फास्ट रेडियो बर्स्ट डिटेक्टेड इन द मिल्की वे फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार FRB डिटेक्ट किए गए इंटेंस पल्स हैं रेडियो वेव की, मिल्की वे में पहली बार मिली है। हालांकि बाकी गैलेक्सीज में पहले भी डिटेक्ट होती रही हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो FRB वॉज नॉट ओनली द क्लोजेस्ट सच सिग्नल एवर रिकॉर्डेड नियर द अर्थ। ऐसा नहीं कह रहे कि सिर्फ क्लोजेस्ट था, 3000 टाइम्स ब्राइटर भी रहा है देन अदर मैग्नेटार रेडियो सिग्नल जो कि अभी तक डिटेक्ट हुए हैं। FRB जनरेट कैसे होते हैं? स्टडी ने कंफर्म किया है कि जो FRBs होते हैं ये जनरेट किए जाते हैं एक रेयर टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार के द्वारा, जिसको बोलते हैं मैग्नेटार। मैग्नेटार जो होता है एक टाइप का न्यूट्रॉन स्टार होता है, ठीक है। ये मोस्ट पावरफुल मैग्नेट हैं कॉस्मोस के। इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेट से 5000 ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है।
सोर्स है जो लेटेस्ट FRB का, वो एक मैग्नेटार से है जिसका नाम है SGR-1935+2154, जो कि यहाँ से 30,000 लाइट ईयर्स अवे लोकेटेड है। यानी कि लाइट की जो स्पीड है वो उसको 30,000 ईयर्स में जितना डिस्टेंस लगेगा कवर करने में, उतना डिस्टेंस पे। अब ये मिल्की वे के सेंटर में भी है, जो कि कॉन्स्टेलेशन वुल्पेक्युला है। स्कीम ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, 15 स्टेट्स ने आइडेंटिफाई किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थ्रू PDS। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा इसमें। पायलट स्कीम मतलब अभी टेस्ट के लिए कर रहे हैं इसको। पायलट स्कीम का जो अप्रूवल है ये 3 साल के पीरियड के लिए है, 2019-20 से स्टार्ट होकर। राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन एक प्रैक्टिस होती है जहाँ पर हम लोग डेलिबरेटली उसके एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल और फूड के अंदर, ताकि उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी जो है वो बढ़ जाए फूड सप्लाई की, और उससे पब्लिक की हेल्थ को बेनिफिट मिले और हेल्थ को रिस्क जो हो वो मिनिमम हो। ज़रूरत क्यों है? राइस जो है वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब जो ईटेबल फूड होता है, जो ग्रेन जिसको हम खा सकते हैं टाइम से ईजिली, ठीक है, कंज्यूमेबल। एस्टिमेटेड 2 बिलियन पीपल ईट राइस एवरी डे, ठीक है, जो कि अपने आप में एक मेन स्टे बन गया है डाइट का अक्रॉस लार्ज ऑफ एशिया और अफ्रीका के अंदर। रेगुलर मिल्ड राइस जो होता है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और उसमें प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक सोर्स होता है। फोर्टिफिकेशन के कारण एक बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी है उसमें न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने की। फोर्टिफाइड राइस के अंदर विटामिन ए होगा, B1, B12, फॉलिक एसिड, आयरन और जिंक, ये सब होगा। फाइज़र वैक्सीन के बारे में, एक वैक्सीन है इसको जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है फाइज़र के द्वारा और बायोएनटेक के द्वारा। ये 90% इफेक्टिव थी कोविड-19 के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में, जो कि ऑनगोइंग फेज़ 3 ट्रायल्स है। मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा जानबूझ करके, क्योंकि इसके ऊपर एक अपडेट आया है और वो नेक्स्ट मंथ की दिसंबर की मैगजीन में आ जाएगा, ठीक है, तो इसको अपडेट के साथ पढ़ेंगे। ये अच्छा है। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट मैसेंजर RNA वैक्सीन्स। जो नोवेल mRNA वैक्सीन कैंडिडेट हैं पूना के बेस्ड जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स के, ये अप्रूव हो गए हैं फंडिंग के लिए। एज अर्ली एज जुलाई में फंडिंग के लिए अप्रूव हो गए थे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होने के नाते जिसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन की ज़रूरत है, इसको एक क्लियरेंस चाहिए होता है रिव्यू कमेटी के द्वारा, जो कि जेनेटिक मैनिपुलेशन के ऊपर है। एक DBT की ही बॉडी है, ताकि ये अप्रोच कर सके फिर ड्रग कंट्रोलर को, ताकि उसके इंडिया में ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किए जा सके। अभी ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया के लिए जो वैक्सीन होगी वो मार्च तक रेडी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन जो है वो काम कैसे करती है? वैक्सीन काम करती है, ट्रेन करती है हमारी बॉडी को कि वो रिकॉग्नाइज करे और रिस्पॉन्ड करे उस प्रोटीन को जो प्रोड्यूस किया जाता है उस डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो जो वायरस और जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, तो हमारी बॉडी को ट्रेन किया जाता है कि उस प्रोटीन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करे। ट्रेडिशनल जो वैक्सीन्स होती हैं वो बनाई जाती हैं स्मॉल और इनएक्टिवेटेड डोजेस के द्वारा, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वही होता है और वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर। फिर बॉडी को प्रोवोक किया जाता है, बॉडी ऑटोमेटिक प्रोवोक करती है अपने इम्यून सिस्टम को, ताकि उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। mRNA वैक्सीन्स क्या होती हैं? अब mRNA वैक्सीन जो होती हैं वो ट्रिक करती हैं बॉडी को कि वो प्रोड्यूस करे कुछ वायरल प्रोटीन अपने आप, ठीक है। ये वर्क करती हैं यूजिंग mRNA, मैसेंजर RNA, जो कि मॉलिक्यूल होता है एसेंशियली DNA के इंस्ट्रक्शंस को एक्शन में लेके आता है। एक सेल के अंदर mRNA को यूज़ किया जाता है एक टेम्पलेट की तरह प्रोटीन बिल्ड करने के लिए। काम किसे करता है? एक mRNA वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट जो होते हैं एक सिंथेटिक वर्जन, एक आर्टिफिशियल वर्जन बनाते हैं mRNA का, जो कि एक वायरस यूज़ करता है अपने इन्फेक्शियस प्रोटीन बिल्ड करने के लिए। अब ये जो mRNA होता है इसको ह्यूमन बॉडी में डिलीवर कर देते हैं। सेल्स जो होते हैं इसको रीड करते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, और वायरल प्रोटीन वगैरह को बिल्ड करने के लिए फिर क्रिएट करते हैं वायरस के मॉलिक्यूल्स को खुद अपने आप। ये प्रोटीन्स जो होते हैं सॉलिटरी होते हैं, यानी कि अकेले होते हैं, आपस में असेंबल नहीं हो सकते वायरस को बनाने के लिए। इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है इन वायरल प्रोटीन्स को और अपने आप में एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स बनाना स्टार्ट कर देता है।
सिग्निफिकेंस क्या है mRNA वैक्सीन्स की? दो पार्ट होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। इन्नेट मतलब जो ऐसी इम्यूनिटी जिसके साथ हमारा जन्म हुआ था, वी आर बोर्न विद दैट इम्यूनिटी, और दूसरा था एक्वायर्ड, जो हम लोगों ने कुछ टाइम के बाद डेवलप किया आफ्टर बर्थ। क्लासिकल वैक्सीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यूजुअली काम करते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के साथ, और इन्नेट इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट किया रहता है दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ, जिसको बोलते हैं एडजुवेंट। इंटरेस्टिंगली जो mRNA वैक्सीन है ये ट्रिगर करती है दोनों को ही, ठीक है, इन्नेट इम्यून सिस्टम को भी, और उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करती है डिफेंस का, विदाउट द नीड टू ऐड एडजुवेंट्स। गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करेगी OTT प्लेटफॉर्म्स को। OTT मतलब ओवर द टॉप, और यानी कि अपना नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, जो कि वीडियो स्ट्रीमिंग के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एम्बिट मतलब बाउंड्री। गैजेट नोटिफिकेशन आया है कि ऑनलाइन फिल्म्स, डिजिटल न्यूज़, करंट अफेयर का कंटेंट, ये सारा का सारा अब IB मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, जिसको हेड करेंगे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। इससे गवर्नमेंट को कंट्रोल मिल जाएगा सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो कि अभी तक अनरेगुलेटेड थे। रेगुलेटेड मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। अब कंट्रोल जो है अपने आप में बहुत सप्रेसिव साउंड करता है, इसलिए गवर्नमेंट की लैंग्वेज में इसको रेगुलेट बोल देते हैं। अभी तक ये कैसे रेगुलेट हो रहे थे? करंटली कोई लॉ या फिर कोई ऑटोनमस बॉडी नहीं थी डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इंडिकेट करती रहती थी कि क्या ज़रूरत है इसकी इन प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करने के लिए। अक्टूबर में लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया था कि वो एक नेगेटिव लिस्ट निकालेंगी डोंट्स की, जो कि वीडियो स्ट्रीम जैसे कि नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के लिए, कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको अपने आप एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के साथ आना चाहिए, ठीक है, जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है न्यूज़ वालों की, उसी तरीके से। सेल्फ रेगुलेटरी कोड क्या है? जनवरी 2019 के अंदर 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने साइन किया था एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड, जिसमें उन्होंने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स रखे थे अपने अपने प्लेटफॉर्म के लिए। कोड को अडॉप्ट किया गया था OTT के द्वारा जनवरी में। लास्ट प्रोहिबिटेड 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट, कुछ 5 तरह के कंटेंट उन्होंने बैन कर दिए थे, जिसमें ऐसा कोई कंटेंट होगा जो डेलिबरेटली या फिर मैलिशियसली डिसरिस्पेक्ट करेगा हमारे नेशनल एम्बलम को, फ्लैग को, या फिर किसी विजुअल्स वगैरह को, स्टोरी लाइन्स को, जो प्रमोट करेगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब चीज़ें इन्होंने खुद ही बैन कर दी थी। OTT क्या होते हैं? ओवर द टॉप मीडिया सर्विस होती है, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं, स्ट्रीमिंग मीडिया एज वेल एज स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। कॉमनली अप्लाई होता है वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पे, पर रेफ़र करते हैं ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए भी, मैसेजिंग सर्विस के लिए भी, इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉलिंग सॉल्यूशंस के लिए भी। ये पॉपुलैरिटी क्यों गेन कर रहे हैं? हाई वैल्यू कंटेंट होता है लो कॉस्ट के ऊपर, ओरिजिनल कंटेंट मिलता है नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, कंपैटिबिलिटी होती है मल्टीपल डिवाइसेस के साथ, इसलिए OTT बहुत पॉपुलर है। केरला का फायर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट क्या है? केरला ने एम किया है कि वो पुअर फैमिलीज़ के लिए फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहता है, पब्लिक ऑफिसेज़ के लिए भी, बाय दिसंबर। प्रोजेक्ट क्या है? फुलफिलमेंट करना चाहता है, गवर्नमेंट का एम है मेकिंग इंटरनेट एक्सेस अ सिटीजन्स राइट। क्वेश्चन आ सकता है मेंस में इसका। एम है फ्री हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना ओवर 20 लाख BPL हाउस होल्ड्स को। कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, स्टेट पावर यूटिलिटी है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरला स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट को। 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेज और स्कूल्स को भी लिंक किया जाएगा हाई स्पीड नेटवर्क के साथ, ये ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है। प्रोजेक्ट जब लॉन्च होगा तो अपने आप में एक माइलस्टोन होगा स्टेट के लिए, और बहुत सारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं वहाँ पर इनकी रैंकिंग को ऊपर कर देगा। कोड ब्लड बैंकिंग क्या होता है? कम्युनिटी कोड ब्लड बैंकिंग, जो कि एक स्टेम सेल बैंकिंग इनिशिएटिव है, इंट्रोड्यूस किया गया था लाइफ सेल के द्वारा 2017 में। इन्होंने हेल्प की है एक 7 साल की लड़की की जान बचाने में, जो कि नासिक से है, महाराष्ट्र से, जो कि सफ़र कर रही थी एप्लास्टिक अनीमिया से। कोड ब्लड क्या होता है? कोड ब्लड शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है अम्बिलिकल, यार मुझे ना इसका प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आता, अगर आप में से कोई मेडिकल फील्ड का हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अम्बिलिकल कोड ब्लड मैं बता सकता हूँ, जो हमारा नेवल होता है ना, नेवल से हमारे जो एक कोड निकलती है जो मदर के स्टमक से भी अटैच्ड होती है वाइल बर्थ, तो उसी को अम्बिलिकल कोड बोलते हैं। तो उसका जो ब्लड होता है ना, दैट रिमेन्स इन द अम्बिलिकल कोड एंड प्लेसेंटा पोस्ट डिलीवरी, डिलीवरी के बाद भी वो रहता है उसके अंदर कुछ ब्लड। उसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं
हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, हेमा वर्ड जो आ जाता है ना, HEMA, ये किसके लिए होता है? जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ये ब्लड के लिए होता है, ये जो वर्ड होता है ना। तो इस इन स्टेम सेल को यूज़ करते हैं हम लोग कुछ डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। अब इस कोल्ड ब्लड की बैंकिंग क्या होती है? मतलब कि एक प्रोसेस है, हम लोग कोल्ड ब्लड को कलेक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्रायोजेनिकली फ्रीज करेंगे इसको, स्टेम सेल्स को और बाकी सेल्स को इम्यून सिस्टम के, ताकि फ्यूचर में इसका कोई पोटेंशियल यूज़ किया जा सके मेडिकली। ग्लोबली जो कोल्ड ब्लड बैंकिंग है रिकमेंड किया जाता है। एक सोर्स है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन का, ताकि बहुत सारे हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स और डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जा सके। फॉर ऑल अदर कंडीशंस जो यूज़ है कोल्ड ब्लड का एज अ सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स इज़ नॉट येट एस्टेब्लिश्ड। किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट, ब्लड डिजीज़, अनीमिया, कुछ इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो गए जो बॉडी की एबिलिटीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं डिफेंड करने के लिए। फ्लूइड जो है ये बहुत ईजी है इसको कलेक्ट करना, ठीक है। इसमें 10 टाइम्स ज़्यादा स्टेम सेल्स होते हैं जो कि हम बोन मैरो से कलेक्ट करते हैं उसके द्वारा, उससे ज़्यादा होते हैं। स्टेम सेल जो होते हैं ये कोल्ड ब्लड के रेयरली कैरी करते हैं किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ को, और आर हाफ एज लाइकली टू बी रिजेक्टेड एट अडल्ट स्टेम सेल्स। जो अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं वो रिजेक्ट कर दी जाते हैं दूसरे की, जो रिसीवर की बॉडी उसके द्वारा, प्लस उनमें इन्फेक्शन भी बहुत कैरी होता है। लेकिन ये जो स्टेम सेल्स होते हैं कोल्ड ब्लड के, पहली बात तो ये रिजेक्ट बहुत कम होते हैं, दूसरी चीज़ इनमें कोई इन्फेक्शन कैरी होने के चांसेस लीस्ट होते हैं। कंसर्न क्या है? पिछले एक दशकों के अंदर, एक दशक में स्टेम सेल की जो बैंकिंग है वो एग्रेसिवली एक मार्केट बनता जा रहा है, ठीक है। और इसका जो यूज़ है ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पर है, लेकिन जो कंपनीज़ हैं वो बहुत हाई एनॉर्मस फीस चार्ज करती हैं पेरेंट्स से ताकि वो सेल्फ को प्रिजर्व कर सकें। कंसर्न ये है कि मेयरली एक इमोशनल मार्केटिंग है। कंपनी जो कन्विंस करती है पेरेंट्स को कि वो बैंक करे सेल्स को सेवरल ईयर्स तक, प्रॉमिस करती है उनको फ्यूचर में थेरेपेटिक यूज़ के लिए। स्पाइक देखने को मिला है यमुना के अंदर अमोनिया के लेवल्स का। अमोनिया लेवल जो है रिवर के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर आती है हरियाणा से, वो नियरली 3 पार्ट्स पर मिलियन 3 ppm देखने को मिला था थर्सडे को, ये दिसंबर की बात है। ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऊपर है जो उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है उससे, यानी कि 5 है। अब 5 × 6 30 होता है, 0.5 × 6 करोगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि 3 ppm। एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है? जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उन्होंने बताया था कि एक्सेप्टेबल लिमिट है 0.5 ppm। अमोनिया क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? अमोनिया एक कलरलेस गैस होती है और इसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने को, प्लास्टिक्स बनाने को, सिंथेटिक फाइबर, डाई और बाकी प्रोडक्ट्स बनाने को। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है एक्वस फॉर्म में, ठीक है, जिसको बोलते हैं अमोनिया हाइड्रोक्साइड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल मतलब कि जैसे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ठीक है। अकरेंस की बात करें तो अमोनिया नेचुरली एनवायरनमेंट के अंदर अकर करता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर, और ये लाइट्स एयर से भी ज़्यादा लाइट होता है। कंटेमिनेशन की बात करें तो अगर ये ग्राउंड में चला जाता है सरफेस वाटर के थ्रू, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के थ्रू, तो कंटेमिनेशन हो सकता है। जो कंसनट्रेशन है अमोनिया का वाटर के अंदर, वो अगर अबव 1 ppm हो जाए तो उसे टॉक्सिक बोलते हैं फिशेज़ के लिए। ह्यूमन के अंदर जो लॉन्ग टर्म इंजेक्शन होता है वाटर का, हैविंग अमोनिया लेवल्स 1 ppm और अबव, उसके कारण डैमेज हो सकता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। यमुना में कैसे एंटर करता है? जो मोस्ट लाइकली सोर्स है वो है जो वहाँ पर जो डाई की यूनिट्स हैं, डिस्टिलरीज़ हैं, बाकी फैक्ट्रीज़ हैं पानीपत में, सोनीपत में, जो कि हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्लस में जो सीवेज निकलता है और जो अनसीवर्ड कॉलोनीज़ हैं रिवर के आसपास, वहाँ से। तो क्या किया जाना चाहिए? कुछ स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए गाइडलाइंस का, ठीक है, ताकि जो हार्मफुल वेस्ट है उसको रिवर में डंप ना किया जाए। वी नीड टू मेक श्योर कि जो अनट्रीटेड सीवेज है वो वाटर के अंदर ना एंटर करे। एक सस्टेनेबल मिनिमम फ्लो बनाना चाहिए जिसको बोलेंगे हम इकोलॉजिकल फ्लो। चैलेंजेस क्या कुछ हैं? जो दिल्ली डिपार्टमेंट है हरियाणा के ऊपर, फॉर अप टू 70% ऑफ इट वाटर नीड्स, दिल्ली जो है वो, सॉरी मैं डिपार्टमेंट बोल गया दिल्ली डिपेंडेंट है हरियाणा के ऊपर अपनी 70% वाटर नीड्स के लिए। हरियाणा के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वाटर पॉसिसिटी के, यानी कि वाटर की कमी के ऑलरेडी यहाँ पर बहुत इश्यूज़ हैं। आप लोगों को पता होगा सतलुज यमुना लिंक को लेकर भी हरियाणा पंजाब में इशू चल रहा है वाटर को। दोनों ने आर्ग्यू किया है कि वो मेंटेन करना चाहते हैं 10 क्यूमेक्स होता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड फ्लो यमुना में एट ऑल द टाइम्स। दोनों ने अप्रोच किया है कोर्ट को सेवरल टाइम पिछले एक दशक के अंदर, जिसको बोलते हैं उनका इक्विटेबल शेयर ऑफ वाटर। उसके लिए जो लैक है
वो है मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो का। इसका मतलब है जो ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। आफ्टर द वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिवर फॉर ट्रीटमेंट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो वाटर है वो फ्लो करता है मोस्टली अनट्रीटेड सीवेज के लिए, ठीक है, और रिफ्यूज़ कर दिया जाता है घरों के द्वारा। रन ऑफ होता है स्टॉर्म वाटर का वो ड्रेन के अंदर, एफ्लुएंट्स का, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री। वही बेसिक से पॉइंट है, मैं क्या रीड कर रहा हूँ यार मैं। मोर देन 100 बीच्ड वेल्स सेव्ड ऑफ श्रीलंका। 100 से ज़्यादा जो वेल्स थी वो स्टैंड ऑफ हो गई थी। स्टैंडिंग का मतलब होता है कि बहुत बड़े ग्रुप के अंदर वो बीच के पास आ जाती हैं, पानी से बाहर आ जाती हैंगी, एंड दे डाई, ठीक है। पता है मैंने ना अभी अगले 30 मिनट की रिकॉर्डिंग कर दी थी और मैं तो मुझे लगा कि ये सही काम हो गया, 30 मिनट हो गए, पूरा का पूरा टॉपिक रिकवर हो गया। लास्ट पे चला गया था मैं, इनर लाइन परमिट पे, और फिर मैंने चेक किया कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। अब मुझे 30 मिनट का अगला जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से वो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसको शायद थोड़ा बीच में बंद कर दूँगा क्योंकि टाइम कम बताइए, मुझे 5-6 बजे तक पोस्ट करनी है। इसलिए ये रेस्क्यू किया गया था इनको नेवी के द्वारा, वहाँ के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा, लोकल रेजिडेंट्स के द्वारा। कैटाशियन स्टैंडिंग है, ये एक टाइप ऑफ वेल है, ठीक है। बेसिकली इसको बीचिंग ही बोलते हैं। एक फिनोमिना होता है जहाँ पर डॉल्फिन वेल्स होती हैं खुद को स्ट्रैंड कर लेती हैं बीचेस के ऊपर। अब ये अपने आप में बहुत ही कॉमन, ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ है, ये होता रहता है, ठीक है। साइंटिस्ट ने इसका रीज़न अभी तक बता नहीं पाए, लेकिन एक रेंज ऑफ थ्योरीज ज़रूर है उनके पास कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं, वाटर का टेम्परेचर का चेंज होना, वेल्स का जो इको लोकेशन होता है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ आना। इको लोकेशन का मतलब होता है कि वो अपने इको की हेल्प से मूव करती हैं। जियो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस हो सकती है, नेविगेशन में कोई एरर हो सकता है, शोर किनारे के आसपास हंटिंग कर रही हो, सोनार का कोई इंटरफेरेंस हुआ हो, वेदर में कोई इंक्लीमेंटेशन हुआ हो। होता क्यों है? कैटाशियंस का तो ये होता है कि वो बहुत लार्ज ग्रुप के अंदर ट्रैवल करती हैं, ठीक है ना, और उनके सोशल सिस्टम्स जो होते हैं बहुत ही इंट्रिकेट होते हैं, अपने आप में बहुत हाईली सोशल एनिमल होती हैंगी, ठीक है। ग्रुप में ट्रैवल करती हैं आपस में। इवन अगर उनके मेंबर का कोई उनके ग्रुप में कोई एक मेंबर सिक हो जाए या फिर उसको कोई ट्रबल में हो, तो जो डिस्ट्रेस कॉल होती है उसके अंदर क्या होता है कि बाकी सारे मेंबर उसको फॉलो करते हैं बीच की तरफ। इसके कारण मास ट्रेंडिंग हो जाती है। रिसेंट इंस्टेंसेस जो देखे गए हैं, अभी तस्मानिया में हुआ था, कोस्ट ऑफ तस्मानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कंट्री का बिगेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट था वर्ल्ड का ओवरऑल जो लार्जेस्ट रहा है वो 1918 में हुआ था। 1000 वेल्स का चैथम आइलैंड है न्यूजीलैंड की टेरिटरी में, पैसिफिक ओशियन में, वहाँ पर। पायलट वेल्स का मतलब होता है उसमें एक जो स्पीशीज़ का जो एक होता है वो एक जो वेल होती है वो लीडर होती है, और दोनों ही स्पीशीज़ जो हैं यहाँ पर, जैसे कि 2 टाइप की होते हैं पायलट वेल्स, शॉर्ट फिन वाली और लॉन्ग फिन वाली। दोनों के ऊपर ही IUCN के पास ऐसा कोई अभी इतना डेटा अवेलेबल नहीं है कि उनका कुछ थ्रेटन स्पीशीज़ में कितना कुछ बताया जाए। लायंस है, उनका एक प्रोजेक्ट है, 15 अगस्त को अनाउंस किया था, तो उसके लिए 6 नई साइट्स को बताया गया है कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा। ये आता है प्रोजेक्ट लाइन के अंडर। 6 जो साइट्स हैं इनके बारे में डिटेल में अपने मैप में पढ़ जरूर लेना, मैं तो 6 को डिटेल में पढ़ाऊँगा तो पता नहीं कितना बड़ा लेक्चर चल जाएगा। माधव नेशनल पार्क MP, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, और जैसोर बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके आसपास का जो लैंडस्केप है गुजरात में। लायंस की जो रिलोकेशन है उसके बारे में 1995 से ही बात की जा रही है कि उनके लिए एक ऑल्टरनेट साइट आइडेंटिफाई की जाए। इनकी जो पॉपुलेशन है गिर के अंदर, उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, जिसके कारण अगर कोई एपिडेमिक आया तो ये बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे। और प्लस में गुजरात में मिलते हैं, बेसिकली एक 30,000 का एक एरिया है, उसको बोलते हैं एशियाटिक लाइन लैंडस्केप। 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको थोड़ा सा डायरेक्शन दिया था गुजरात को कि इनको रीलोकेट किया जाए कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। IUCN की बात करें तो इनको एंडेंजर्ड कैटेगराइज किया गया है। पॉपुलेशन बहुत रेस्ट्रिक्टेड है गुजरात स्टेट तक ही। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 100 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर 2050 तक बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क हो जाएगा, वाटर सीवियरिटी आ जाएगी, और उसमें से 30 जो सिटीज़ हैं वो इंडिया के अंदर ही हैं। मोर देन हाफ जो सिटीज़ हैं वो चाइना और इंडिया की हैं। ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो बीजिंग चाइना में है, जकार्ता इंडोनेशिया, जोहान्सबर्ग अफ्रीका में, इस्तांबुल टर्की, हांगकांग पता ही है, मक्का सऊदी अरेबिया, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में है। इंडिया के अंदर जयपुर राजस्थान, इंदौर MP, थाने महाराष्ट्र, श्रीनगर पता ही है, राजकोट गुजरात, बेंगलुरु पता ही है कर्नाटका।
कंसर्न क्या है, चैलेंज क्या है? सिटीज़ को बहुत ही बड़ा रिस्क होगा 2050 तक, ड्रामेटिक इंक्रीज़ होगा पॉपुलेशन परसेंटेज में। 2020 में 17% का इंक्रीमेंट है, 2050 तक 51% का इंक्रीमेंट होगा। सिटीज़ को मिलकर आपस में कुछ सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, पब्लिक फंडिंग की ज़रूरत है, ग्लोबल लेवल के ऊपर कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। दिल्ली गवर्नमेंट ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के एक डिकम्पोजर बनाया है, एक टेक्निक है, उन्होंने इसकी सक्सेसफुली इसको टेस्ट भी कर लिया है। अब वो लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, इसके ऑल्टरनेटिव बताएंगे, इसका प्राइस बताएंगे और इसको फिर हरियाणा पंजाब के जो फार्मर है उनको दे दिया जाएगा ताकि स्टबल बर्निंग ना हो और ये जो स्टबल होता है उनके फील्ड में ही यूज़ कर लिया जाए। होता क्या है, पूसा का जो डिकम्पोजर है एक ये कोई लिक्विड है, इसमें 7 फंगाई को मिक्स किया गया है जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करेंगे, जो सेल्यूलोज, लिग्निन और पैक्टिन होता है ना पैडी के जो स्ट्रॉ में, उसके साथ इसको डिकम्पोज कर देंगे। इसकी एबिलिटी ये है कि 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ये जो फंगी होता है ये सर्वाइव कर सकता है। और अब ये टेम्परेचर बहुत सही है क्योंकि इस टाइम पर सर्दियाँ आ जाती है तो फ़ायदा होगा। इनको फील्ड में डालने के लिए एक लिक्विड फॉर्मुलेशन होगा, उसको डिकम्पोजर के कैप्सूल वगैरह के साथ मिलाएंगे, फर्मेंटिंग करेंगे 8-10 दिन के बाद और फिर इसको स्प्रे कर देंगे फील्ड के अंदर ही मिक्सचर के ऊपर। और फिर उसके फार्मर्स को 25 लीटर का लिक्विड प्रिपेयर करना पड़ेगा 4 कैप्सूल के साथ, जैगरी और चिकपी फ्लावर, जैगरी तो पता ही होगा ना, गुड़ के साथ। और फिर इतना मिक्सचर जो है ये तकरीबन 1 हेक्टेयर लैंड के लिए सफिशेंट है। कुछ 20 दिन लगेंगे इस डिग्रेडेशन प्रोसेस के अंदर। अब इस प्रोसेस से क्या होगा, वो जो स्टेबल होगी वहीं की वहीं ज़मीन के अंदर एक खाद की तरह, मैन्योर की तरह डिकम्पोज हो जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी। बहुत एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, चीप है, डूएबल है, करने लायक है, प्रैक्टिकल टेक्निक है, स्टेबल बर्निंग का रुकावट आएगी उसके अंदर, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत यूज़फुल टेक्नोलॉजी है। स्मोक क्या होता है, स्मोक SMOKE, स्मोक प्लस फोग, इसको बोलते हैं स्मोक। स्मोक के अलावा इसमें डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं जैसे कि VOC होते हैं हमारे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जब सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर आपस में सब मिल जाते हैं तो बहुत ही डेंस लेयर बन जाता है ग्राउंड लेवल ओजोन का। अब ओजोन ऊपर एटमॉस्फेयर में होता है तो बहुत सही होता है, लेकिन जब ग्राउंड के पास आता है तो हेल्थ के अंदर इरिटेशन कर देता है। ये टर्म पहली बार डॉक्टर हेनरी ने यूज़ किया था 1905 के अंदर, ठीक है, जब उस समय लंदन के अंदर अर्ली 1900s में बहुत ही थिक क्लाउड देखने को मिला था स्मोक का। बनता कैसे है, इसमें ओजोन होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे SO2, N2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, PM10 के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, ये लंग में एंटर कर जाते हैं। स्मोक जो होता है वो बनता है वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कोल बर्निंग हो रहा है उस एरिया में, स्लैश एंड बर्निंग क्रॉप्स होती हैं जो कि दिल्ली में होता ही है। स्मोक का फॉर्मेशन बहुत तरीके से होता है, जो पॉल्यूटेंट जनरेट होते हैं एग्जॉस्ट से, पावर प्लांट, फायरवर्क एट्सेट्रा। जो स्मोक की फॉर्मेशन होती है वो क्लोजली बहुत लिंक होती है टेम्परेचर के साथ, सनशाइन और काम विंड के साथ। अगर दिन गर्म होता है, वार्म होता है तो स्मोक जो है वो ज़्यादा बनेगा और क्विकली भी बनेगा। टाइप की बात करें तो सल्फरस स्मोक भी होता है और फोटोकेमिकल स्मोक भी होता है। लंदन स्मोक भी बोलते हैं सल्फरस स्मोक को, इसमें सल्फर ऑक्साइड बहुत हाई होता है। फोटोकेमिकल जब होता है जब सनलाइट रिएक्ट करती है उन ऑक्साइड्स के साथ, नाइट्रोजन के, और उनके साथ एक कोई वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हेल्थ के लिए बहुत बेकार होता है। स्मोक को अगर इनहेल कर लिया तो लॉन्ग स्पैन तक हमारे लंग्स को इन्फ्लेमेशन करेगा और उसमें बहुत ही सिक्रीशन होता है इंटरल्यूकिन 6 का, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है लोगों में, कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। जो हमारे नोज़ और थ्रोट के प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सारे के सारे ड्राई आउट हो जाते हैं। ब्लड की जो इम्यूनिटी होती है वो जेपरडाइज हो जाती है, मतलब खतरे में पड़ जाती है। हमारी बॉडी के अंदर जो UV रेडिएशन वगैरह होती हैं उन सब की कारण डिक्रीमेंट हो जाती है। इसमें बेसिकली हमारा जो विटामिन D होता है उसका प्रोडक्शन बहुत लो हो जाता है बॉडी के अंदर। कोस्टल रेगुलेशन जोन के नॉर्म्स है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया है अपना मैंडेट 1 मेंबर कमेटी का, जो कि एक रिटायर्ड केरला हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस के बालाकृष्ण अय्यर। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वो डिटरमाइन करेंगे कि कितना कंपेंसेशन दिया जाना है उन फ्लैट ओनर्स को मराडू म्यूनसिपैलिटी के अंदर, कोची डिस्ट्रिक्ट के, जिनके हाउसेस को डिमोलिश किया गया था क्योंकि वो वॉयलेट कर रहे थे CSR जोन को स्टेट के अंदर। इशू क्या है, यहाँ पर बैकग्राउंड देखना है हम लोगों को। 23 सितंबर को लास्ट ईयर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है केरला के कोस्टल एरिया में, जो कि अपने आप में एक कोलोसल लॉस है एनवायरनमेंट को, और उन्होंने अपनी कुछ चिंता जताई थी इस चीज़ को लेकर के कि वहाँ पर अनऑथराइज स्ट्रक्चर कैसे बन गए हैं कोची के मराडू में। इसके कारण केरला गवर्नमेंट को थोड़ी सी पछाड़ पड़ी थी, मतलब डांट फटकार पड़ी थी कि उन्होंने जो ऑर्डर थे कोस्टल रेगुलेशन जोन के उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने कंप्लाई नहीं किया था। तो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को बोला गया था कि सर्वे करो और जो भी डेवस्टेशन हुआ है नेचर का उस सबको कैसे ट्रीट करोगे बताओ।
8 में 2019 को एपेक्स कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि इन बिल्डिंग्स को रिमूव कर दिया जाए विद इन अ मंथ्स टाइम। तो जो भी कंस्ट्रक्ट की गई थी एक नोटिफाइड CRZ के अंदर, तो जो कि अपने आप में टाइडली इन्फ्लुएंट वाटर बॉडी है केरला का। अभी CRZ नॉर्म्स क्या होते हैं? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो उसके सेक्शन 3 में आते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन की नोटिफिकेशन इशू की गई थी 1991 में फरवरी में पहली बार। 2018-19 में कुछ फ्रेश रूल बनाए गए थे जिनका एम था कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी बिल्डिंग के ऊपर, उनको रिमूव कर दो, कुछ क्लियरिंग प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करो और एनकरेज करो कोस्टल एरियाज़ के अंदर कुछ टूरिज्म को। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कुछ सर्टेन काइंड की एक्टिविटीज़ होती है जो वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, जैसे कि लार्ज कंस्ट्रक्शन, नई इंडस्ट्रीज़ का बनाना, स्टोरेज वगैरह, हजार्डियस मटेरियल का, ये सब वहाँ पर अलाउड नहीं होता। रेस्ट्रिक्शंस में और बातें तो करें तो अब ये डिपेंड करती हैं क्राइटेरिया पे, वहाँ पर कितना पॉपुलेशन है उस एरिया का, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी क्या है, शोर से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, वो एरिया जो उसका डेजिग्नेट किया गया है नेचुरल पार्क वगैरह है नहीं। तो लेटेस्ट रूल है उसमें कोई नो डेवलपमेंट जोन बनाया गया है 20 मीटर तक का आइलैंड के पास में, मेनलैंड कोस्ट के पास। जितने भी सो कॉल्ड CRZ3 यानी कि रूरल एरिया के जो रूल्स हैं, 2 सेपरेट कैटेगरीज में उनको स्टिपुलेट किया गया है। एक तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के हैं CRZ3A, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर की है एज़ पर 2011 सेंसस। तो वहाँ पर कोई डेवलपमेंट जोन नहीं होगा 50 मीटर तक। और अगर जो पहले जो मतलब ये अब बनाया गया है, पहले उस वो था 200 मीटर तक का, कि अगर इतनी डेंसिटी है तो 200 मीटर तक में कोई वो नहीं होगा कंस्ट्रक्शन। थोड़ा उसको चेंज कर दिया गया है, उसमें 50 मीटर कर दिया गया है। इसी तरीके से CRZ3B के रूल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है 2161 स्क्वायर किलोमीटर की, उनके पास नो डेवलपमेंट जोन रहेगा अप टू 200 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है। अभी मुझे लगता है मुझको यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ आई विल कंटिन्यू राइट नाउ सो आई वोंट बी एबल टू पब्लिश दिस ऑन टाइम। सो द रिमेनिंग टॉपिक्स एंड द 4th पेज आई विल बी रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस वीडियो इज पोस्टेड टुडे ओनली, एंड दे विल बी पोस्टेड टुमारो, that is 13th of December.